नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में साथियों हम चर्चा करने वाले हैं केरला लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट कैटलॉग असिस्टेंट पेपर। लाइब्रेरी साइंस का एक पेपर होता है साथियों केरला में, कैटलॉग असिस्टेंट पेपर का होता है। इस पेपर में जो क्वेश्चंस बनते हैं लाइब्रेरी साइंस के, जो 100 क्वेश्चंस लाइब्रेरी साइंस में इसमें आए, वो पेपर साथियों में पूरा का पूरा जो है आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। पीवाईक्यू क्वेश्चंस, पीवाईक्यू पेपर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की। मतलब साथियों मानकर चलो आपको जो है डेली 1 से 2 दिन में आपको एक पेपर आपको मिलने वाला है, जिस पेपर में जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम जो है पूरा का पूरा एक प्रकार से डीपली क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आप दोस्तों केवीएस की तैयारी कर रहे हो, आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, आप डी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हो, आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हो, मानकर चलो सारा का सारा कंटेंट मिलने वाला है। लाइब्रेरी साइंस ऑल ओवर इंडिया में सेम होता है, तो ऐसा सोचना नहीं है केरला का पेपर है मैं केवीएस की तैयारी कर रहा हूँ, क्यों नहीं, इसको देखूं नहीं देखना चाहिए साथियों, देखना है, पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हर एग्जाम में अपने आप में साथियों लगभग जो है 40 to 50% लाइब्रेरी साइंस में रिपीटेड होते हैं, 50 से भी ऊपर होते हैं। अगर आप सारे पेपर को मिला लोगे ना तो 60-70 पेपर तो आपको क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ना, कंसेप्ट समझना उनका बहुत जरूरी आपका है। ठीक है, तो सीरीज को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास को लाइक और शेयर करना, प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी साथियों यूट्यूब पर, तो आपको उस प्लेलिस्ट में जाकर आपको डेली चेक कर लेना है, या आपको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर लीजिए, तो डेली की डेली आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। हर 1 से 2 दिन में पेपर अपलोड होने वाला है। पूरा का पूरा साथियों हम जो है क्या करेंगे, मेरा जो टारगेट रहेगा यहाँ पर आपका कि क्वेश्चंस को पूरा का पूरा डिस्कस करना है ना, जल्दीबाजी नहीं कि 100 क्वेश्चंस और 60 मिनट्स में करके ही जाना है। अगर ऐसे ही करना है, आंसर ही आपको बताना है, तो फिर सीधी सी बात है, पेपर जो है आप डाउन एप्लीकेशन पर जाओगे, वहाँ पर टेस्ट सीरीज में जो आपको मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ओल्ड पेपर के अलग से जो है आपको जो है वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे 4 से 5 दिन में, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिन पेपर्स को आप जाकर अटेंड भी कर सकते हो आराम से। तो फिर वहीं देख सकते हो, यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ मैं आपको, सारे पेपर का जितने पेपर हो चुके हैं, ठीक है। इन विच ईयर इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड। देखो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट जो पास होता है ना वो दोस्तों कब होता है, वर्ष 1902 में होता है। याद रखो जब भी एग्जामिनर पूछता है ना वो इंपीरियल लाइब्रेरी पूछता है, जबकि ये है क्या, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। ये है क्या, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। होता क्या साथियों, जो इंपीरियल लाइब्रेरी है ना, और एक साथियों आपकी जो हो जाती है कलकत्ता, है ना, कलकत्ता लाइब्रेरी हो जाती है, इन दोनों को साथियों मर्ज किया जाता है। इन दोनों को क्या किया गया, मर्ज किया गया। और जो मर्ज किया जा रहा है ना वो 1902 में किया गया। जो 1902 में किया गया मर्ज दोनों को, जो इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता लाइब्रेरी, और मर्ज करके क्या बनता है, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी बनता है। और इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है, वर्ष 1902 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। क्लियर है या नहीं। दूसरा साथियों मैं अगर बात करूं तो जो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, इसी का दूसरा नाम जो है, इसी एक्ट का दूसरा नाम है इंडेटर्स वैलिडेशन एक्ट। इसे जो हम क्या कहते हैं, इंडेटर्स वैलिडेशन एक्ट भी हम कहते हैं, 1902 कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भैया इंडेटर्स वैलिडेशन एक्ट को और किस नाम से जानते हैं, इसी एक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलोगे इंडेटर्स वैलिडेशन एक्ट 1902 है। यही इंपीरियल लाइब्रेरी आगे जाकर वर्ष 1948 में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बनता है, जिसका नाम बनता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। जिसका नाम क्या बनता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बनता है, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी बनता है। कब बनता है, 1948 में, ठीक है। चेंज ऑफ नेम एक्ट के अंतर्गत इसका नाम चेंज किया गया और इसको भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों अपने आप में इसका इतिहास चलता है। अगर आपसे पूछे इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1891 में होती है और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 में होती है। दोनों को मर्ज किया जाता है। मर्ज करने के बाद इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी, और इनको मर्ज करने वाले कौन है भैया, आपके लॉर्ड कर्जन है। कर्जन साहब आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, इनको मर्ज किया है। क्लियर है नहीं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन, द केरला आपके ग्रंथशाला संगम जिसे हम कह सकते हैं, तो भैया इसकी संगम की स्थापना की गई है 1950, 1940, 1947 और 1943। केरला ग्रंथ जो ग्रंथशाला है इसको हम जो है केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों, इसको जो है केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है या नहीं। अब देखो साथियों मैं बात करूं तो अपने आप में साथियों जो है
इसको जो है किस नाम से, केरला ग्रंथशाला संगम, केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। तो 1945 में क्या होती है, स्थापना होती है। इसे इसे केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पीएन पानिकर एज दैट आपके जो इसकी स्थापना करने वाले हम बात करें, जिसे त्रावणकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। फाउंडर कौन है, पुथुवाई नारायण पानिकर है, नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला। अगर आपसे केरला में पूछे फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला, तो वो कौन है आपके, पुथाई नारायण पानिकर है। भैया इंपॉर्टेंट है, लिख लो भैया। ठीक है, उत्पत्ति देखो, अगर हम बात करें साथियों, ओरिजिन जो स्टार्ट होता है विद 47 रूरल लाइब्रेरीज इन 1945। जब इसकी स्थापना की जाती है तो 1945 में जो है आपकी 47 लाइब्रेरीज की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। गोल की हम बात करें साथियों, रीड एंड ग्रो, प्रमोटिंग रीडिंग लिटरेसी अक्रॉस विलेज, लक्ष्य और पढ़ो और बढ़ो, गांव में बढ़ने और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। विकास 1956 में केरल राज्य के गठन के बाद ये केरल आपके ग्रंथशाला संगम केजीएस अपने आप में बन जाता है, जब आपके अपने आप में केरल राज्य के गठन के बाद। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ना, वो क्या होगा साथियों, वर्ष 1945। 1945 है नहीं, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, दशक की चर्चा कर रहे हैं हम, तो दशक तो जो है क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर 1950 हो जाएगा साथियों हम बात करें। और आपका मोटा मोटा अगर मैं बात करूं साथियों, इसमें जो है 1945 है नहीं, तो यहाँ पर एक को काट कर लीजिए 1945 आप कर लीजिए, 1945 कर लीजिए, डी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज इज पब्लिश्ड बाय, भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालयों की निर्देशिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, चाहे केवीएस की हम बात करें, DSSS की हम बात करें, लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो इसका प्रकाशन कौन करता है, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की निर्देशिका का प्रकाशन कौन करता है, ट्रिपल क्लब करता है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ट्रिपल क्लब की स्थापना कब होती है, 1972 में। 1972 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। क्लियर है या नहीं। तो ये भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देशिका, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल पब्लिक लाइब्रेरी डायरेक्टरी का प्रकाशन कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय की निर्देशिका का कौन प्रकाशन करता है, तो वो दोस्तों कौन हो जाएगा, आपका इफ्ला हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है सार्वजनिक पुस्तकालय की जो निर्देशिका है, इसका प्रकाशन तो कौन करता है, इफ्ला करता है। और भारत में भारतीय स्तर पर हम बात करें, भारत में जितने सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, उनकी निर्देशिका का जो प्रकाशन करता है वो कौन करता है, ट्रिपल क्लब करता है। आइजले की स्थापना कब होती है, 1955 में होती है। आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1933 में होती है। यूजीसी की स्थापना 1956 में होती है। एक्ट के अंतर्गत 53-56 दोनों मिलती है, तो 56 यहाँ पर हम क्या करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज, है ना, नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के अध्यक्ष कौन है ना, चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज हम कह सकते हैं, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कह सकते हैं हम बात करें, है ना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, पीटर ड्रकर, सैम पित्रोदा और AK मुखर्जी। तो एनकेसी जो नेशनल नॉलेज है कमीशन है, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, सैम पित्रोदा है। ठीक है, एनकेसी का गठन दोस्तों कब होता है, 2005 में आपको गठन होता है, और इसको जो वर्तमान समय से एनकेसी को डिसोल्व कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को वाज फाउंडेड इन द ईयर, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई है, 1948, 1950, 1949, 1945। तो यूनेस्को जो है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। यूनेस्को किस पर करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, पुस्तकालय संघ के क्षेत्र में, पुस्तकालय के क्षेत्र में, पुस्तकालय स्थापना, विकास, डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में अपने आप में काम करता है यूनेस्को। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं, यूनेस्को इस लाइब्रेरीज के अलावा भी काम करता है, आपकी सामाजिक क्षेत्र में, साइंटिस्ट क्षेत्र में, आपके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साथियों लगभग हर क्षेत्र में काम करता है। यूनेस्को ऑलराउंडर है। ठीक है, इसकी स्थापना जो होती है वो वर्ष 1945 में होती है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। यूनेस्को जिसे हम कह सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर देखो, स्थापना 1945 में, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो हेडक्वार्टर कहां आपको देखने के लिए मिलता है, पेरिस फ्रांस में आपको देखने के लिए मिलता है। तो हेडक्वार्टर जो है पेरिस
फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है भैया। द हेडक्वार्टर ऑफ आइजलिक इज लोकेटेड, आइजलिक का मुख्यालय कहां पर है? आइजलिक क्या करता है दोस्तों? भारत में विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए एक संघ के रूप में काम करता है। तो आइजलिक जो है एक प्रकार से स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये विशिष्ट पुस्तकालय जो हो जाते हैं, स्पेशल जो लाइब्रेरीज हैं उनके लिए काम करता है, और उनके लिए किसके रूप में? एक एसोसिएशन के रूप में, एक संघ के रूप में काम करता है। कौन करता है दोस्तों? आइजलिक काम करता है। क्लियर है नहीं? आइजलिक की जो स्थापना होती है, आपसे पूछा जाए तो स्थापना कब होती है दोस्तों? वर्ष 1955 में स्थापना होती है। कहां पर होती है स्थापना? ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल में इसकी स्थापना होती है। तो आज के समय में आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहां पर है? कलकत्ता वेस्ट बंगाल में आपको देखने के लिए मिलता है, या कोलकाता कह दीजिए। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स रहता है साथियों तो आप सीधा जो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है यहां पर जो आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मैं बोलूंगा कमेंट्स कर देना, कमेंट्स होते हैं भाई, सीधी सी बात है ना। तो कुछ भी डाउट्स रहता है व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, इस नंबर पर आप सीधा क्या कर सकते हो, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्लासेस संबंध, क्वेश्चन संबंध, कुछ भी और डाउट्स होते हैं मेरे से बात करनी है, या एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एसएलसी क्लासेस। यहाँ पर साथियों जो एप्लीकेशन पर जो है नीचे चैट का ऑप्शन मिलेगा, चैट में जाओगे सिल्वर लाइनिंग क्लासेज आएगा, डायरेक्ट मेरे से आप चैट भी कर सकते हो, कुछ भी डाउट्स आउट्स है सीधा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन लॉज ऑफ लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग। भाई पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र जो है अपने आप में जीव के समान एक बढ़ता हुआ है, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ है। ठीक है, जीव के समान बताया है, ऑर्गेनिज्म अपने आप में कह सकते हैं इसका विकास होता है। ठीक है, तो कौन सा बताया यहाँ पर हम चर्चा करें। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जीव के समान, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, संस्था, ऑफिस, कार्यालय। तो आंसर जो करेक्ट होगा ना यहाँ पर ऑर्गेनिज्म इज राइट आंसर, जीव के समान जो बताने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? कौन सा है? हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था। और ये कौन सा सूत्र है? ये फिफ्थ लॉ है, पांचवा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? ये पांचवा सूत्र आपको देखने मिल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन स्टार्टेड वर्क्स लाइब्रेरियन ऑन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने श्रमिक लाइब्रेरियन की शुरुआत कब की है? मतलब सीधी सी बात है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन पहली बार पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के रूप पर जो है शुरुआत कब करते हैं? 4 जनवरी 1924, 1 अक्टूबर 1924, 11 फरवरी 1924, 24 दिसंबर 1924। डॉक्टर एस आर रंगनाथन पहली बार फर्स्ट लाइब्रेरियन कहां पर बनते हैं? देखो जो लाइब्रेरियन बनते हैं ना डॉक्टर एस आर रंगनाथन पहली बार, तो वो कहां बनते हैं दोस्तों? मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बनते हैं। कहां बनते हैं? आपके मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पहली बार आपके लाइब्रेरियन बनते हैं। क्लियर है या नहीं? यहाँ पर पहली बार लाइब्रेरियन बनते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होते हैं। ठीक है, कब होते हैं साथियों? 4 जनवरी 4 जनवरी 1924 को पहली बार आपके पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिन्हें साथियों भारत में पुस्तकालयों का जनक भी कहते हैं, जिन्हें भारत में क्या कहते हैं? पुस्तकालयों का जनक भी कहते हैं। भारत में पुस्तकालयों का विकासात्मक जो करने वाले हैं, वो करने वाले विद्वान कौन हो जाते हैं साथियों? पूरे के पूरे डॉक्टर एस आर रंगनाथन अपने आप में जाने जाते हैं। क्लियर है या नहीं? कोई डाउट्स कोई भी किसी प्रकार का? देखो अगला क्वेश्चन जो आपके लिए कह रहा है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, बात करूं। आईएलए आई फाउंडेड इन यूएसए 1968, तो इसका जो है पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए। आईआईए जो है फाउंडेड जो है वर्ष 1968 में होता है, तो इसका पूरा नाम क्या रहने वाला है? को बताइएगा आप में से, जल्दी से बताइए। देखिए
इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री एसोसिएशन एकीकृत उद्योग संघ, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन सूचना उद्योग संघ, इंटीग्रेशन इलिटरेसी एजुकेशन एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएशन, क्या इसका पूरा नाम रहने वाला है? तो इसका पूरा नाम रहने वाला साथियों इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी साथियों का बी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाता है भैया। देखो ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं साथियों, आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करो, नेट के लेवल यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको यही पढ़ना होता है। लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है नहीं? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पेपर जितने भी पेपर हो जाएंगे सारे के सारे पेपर मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ बहुत जल्द। आपको जो है लगभग आपको सारे के सारे पेपर यूट्यूब पर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए तो आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एस्लिब इज फाउंडेड इन, एस्लिब जो है की स्थापना कहां पर होती है? देखो एस्लिब जैसे भारत में आइजली क्या है? विशिष्ट पुस्तकालय संघ है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। वैसे ही साथियों एस्लिब क्या है? एस्लिब भी एक प्रकार से लाइब्रेरी एसोसिएशन है। यह दोस्तों स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। यह अपने आप में क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में काम करता है। कौन काम करता है? आपकी एस्लिब करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है एस्टेब्लिश जो ईयर है वो साथियों 1924 1924 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। और कहां होती है साथियों? इंग्लैंड में होती है। तो ये इंग्लैंड का क्या है? विशिष्ट पुस्तकालय संघ है। ऐसे ही मैं बात करूं साथियों भारत का, इंडिया का विशिष्ट पुस्तकालय संघ जो है वो कौन है? आइजलिक है। ऐसे ही साथियों मैं बात करूं यूएसए का, तो यूएसए का जो है विशिष्ट पुस्तकालय संघ कौन सा है? वह आपको देखने के लिए मिल जाता है एसएलए, है ना? कौन सा होता है? एसएलए। इंडिया का आइजलिक हो जाता है। यूके इंग्लैंड का जो आपको देखने के लिए मिलता है एसएलए आपको देखने के लिए मिलता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में होती है। क्लियर है या नहीं? पोस्टगोव वाज अडोप्टेड फ्रॉम हुज कॉन्सेप्ट, पोस्टगोव जो है को किसकी अवधारणा से अपनाया गया है? फेयोल, लूथर गुलिक, एसआर रंगनाथन और मेलविल डेवी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, किसका कंसेप्ट अपनाया गया, किसकी अवधारणा से अपनाया गया? जल्दी से बताइए। पोस्टगोव में कितने शब्द होते हैं साथियों? पोस्टगोव में आपको जो शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं 11 शब्द आपको 7 शब्द आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। देखिए भैया पोस्टगोव की हम बात करें, पोस्टगोव जो है ना ये जो बना है ना, इससे पहले हम चर्चा करते हैं हेनरी फेयोल, है ना? हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल जो है इन्होंने 5 प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिया है। इन्होंने क्या दिया? 5 प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की प्रबंध की 5 प्राथमिक कार्य देने वाले हेनरी फेयोल देने वाले। क्लियर है या नहीं? ठीक है, बाद में उन्होंने कहा हेनरी फेयोल ने कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति इसमें अमेंडमेंट्स करना चाहे, इनको बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में विद्वान आते हैं। कौन आते हैं? आपके लूथर गुलिक आते हैं। इनमें अमेंडमेंट्स किया, संशोधन किया, और अमेंडमेंट्स करके संशोधन करके जो है अपने आप में साथियों लूथर गुलिक जो है और इनके सहायक जो हो जाते हैं, सहायक का नाम क्या? उर्वरिक आपको देखने के लिए मिल जाता है। इन उर्वरिक साहब ने और लूथर गुलिक साहब ने क्या किया? एक प्रकार से अमेंडमेंट्स किया वर्ष 1937 में, और जो 5 प्राथमिक कार्य इनका एक नया नाम दिया, और वो क्या दिया साथियों? पोस्टगोव दिया। क्या दिया यहाँ पर? आपके पोस्टगोव शब्द एक यहाँ पर दिया है। तो जब भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है ना, क्या पूछता है आपसे कि भैया पोस्टगोव में कितने शब्द जोड़ेंगे? 2 शब्द जोड़ेंगे, ये लो। बाकी के 5 तो जो है ना ये इधर से लिए गए हैं। क्लियर है या नहीं? अब बताओ भाई किसकी अवधारणा से लिया गया है? हेनरी फेयोल की अवधारणा से लिया गया है। याद रखना यहां पर क्या नहीं हुआ? लूथर गुलिक नहीं होगा। अवधारणा से क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसकी अवधारणा से? फेयोल की अवधारणा से। पोस्टगोव शब्द किसने दिया है? तो पोस्टगोव शब्द देने वाले कौन है? लूथर गुलिक, और उनके सहायक उर्वरिक हो जाते हैं। दोनों में क्या है? डिफरेंस। क्लियर है या नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, वैज्ञानिक प्रबंध का मूल सिद्धांत कौन सा है? सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण है, हायर अथॉरिटी है, उच्च अधिकारी है, अधिकारियों का समूह। तो हायर अथॉरिटी हम कह सकते हैं। सी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस प्रोसीडर
फॉर प्रिपेयरिंग द बजट इज बेस्ड ऑन, बजट तैयार करने की व्यवहारिक प्रक्रिया इस पर आधारित होती है। बजट क्या है? एक प्रकार से आय और व्यय का लेखा जोखा, आने वाला जो वर्ष है उसके लिए हम क्या करते हैं? बजट तैयार करते हैं। भाई बजट ऐसा तो है नहीं कि पिछले वर्ष के तैयार करते हैं। बजट जो है आने वाला जो वर्ष हो जाता है उसका आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, कितना क्या खर्चा होगा, इतना पैसा, इतना जो हम काम करने वाले हैं, सारी सीधी सी बात है। ठीक है, देखो भैया, बजट पिछले व्यय की तुलना करके बजट तैयार किया जाता है, बिल्कुल। बाय बजटिंग इन अकॉर्डेंस विद द वर्क प्रोग्राम, कार्यक्रम के अनुसार बजट बनाकर हम तैयार करते हैं, बिल्कुल सही है। बाय यूजिंग वाइडली एक्सेप्ट स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म, व्यापक रूप से स्वीकृत मानकों और मानदंडों का उपयोग करके बजट तैयार करते हैं, बिल्कुल सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इस राइट आंसर हो जाता है। तीनों ऑप्शन दोस्तों यहां पर क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। क्लियर है या नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ हेडक्वार्टर एट, तो भैया इसका आईएसओ का हेडक्वार्टर क्या? आईएसओ दोस्तों क्या करता है? अपने आप में कंप्लीट मानक प्रदान करता है। क्या करता है? मानक प्रदान करता है। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको देखने के लिए मिलता है। इसकी स्थापना 1947-1949 मिलता है। ठीक है, 47 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। टीक्यूएम, अगला क्वेश्चन देखिए, टीक्यूएम इन लाइब्रेरीज इन्फ्लुएंसेस द कॉन्सेप्ट्स आर, पुस्तकालय में टीक्यूएम निम्नलिखित अवधारणा को प्रभावित करता है। ठीक है, आपकी एवरी प्रोसेस को करता है, एवरी जॉब को करता है, एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति को करता है। तो किसको करता है? टीक्यूएम की हम बात करें तो ये क्या करता है साथियों? एवरी प्रोसेस को भी करता है, एवरी जॉब को भी करता है, एवरी पर्सन को भी करता है। तो आंसर दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, टीक्यूएम जिसका पूरा नाम दोस्तों क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दोस्तों इसका क्या है? पूरा नाम हो जाता है। तो टीक्यूएम का जो पूरा नाम है वो क्या हो जाता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपका हो जाता है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, देखिए टीक्यूएम की हम बात करें साथियों, यह पाठकों की मांग गुणवत्ता के साथ पूर्ति करता है। पाठकों की मांग क्या करता है? गुणवत्ता के साथ पूर्ति करता है। यूएसए नेवी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। व्यक्तियों का नाम पूछे तो व्यक्ति जो है इसमें आपके जो देखने को मिलता है, डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग, जोसेफ एम जुरेन, आपके अर्मंड वी फैगमैन आपको देखने मिल जाते हैं। तीन व्यक्ति जो है इसको, तीन व्यक्तियों के द्वारा तैयार किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, टीक्यूएम जो है वर्ष 1985 में इसको तैयार करते हैं। टीक्यूएम का पूरा नाम क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, संस्था का नाम पूछे तो संस्था कौन सी है? यूएसए नेवी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। क्लियर है या नहीं? कोई डाउट्स? देखो भैया, आप सभी के लिए जो बुक्स हो जाती है साथियों, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव बुक्स पर आप जाते हो, ठीक है, आप किस पर जाते हो साथियों? ऑब्जेक्टिव बुक्स पर आप जाते हो तो ये साथियों आपकी पीवाईक्यू बुक हो जाती है। और इस पीवाईक्यू बुक के सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत यह है कि यूनिट वाइज, जैसे अभी हम पेपर कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है हम एक साथ कर रहे हैं। इसमें क्लासिफिकेशन भी है, कैटलॉगिंग भी है, फंडामेंटल्स भी है, मैनेजमेंट भी है, कंप्यूटर भी आएगा, सारा जो है मिक्सअप में आएगा। इस पीवाईक्यू बुक की खासियत क्या है? ये साथियों यूनिट वाइज है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अलग क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन के अलग है, कैटलॉगिंग के अलग है, कंप्यूटर के अलग क्वेश्चंस मिलने वाले। सबसे बड़ी खासियत ही यही है इस बुक की। ठीक है, तो इस बुक को एप्लीकेशन से जाकर आप साथियों क्या कर सकते हो? ऑर्डर कर सकते हो। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा एसएलसी क्लासेज बूस्टर बुक, जिसमें 8888 प्लस नई क्वेश्चंस है। ठीक है, जो केवीएस, एनवीएस, DSSB राजस्थान सभी के लिए तैयार कर सकते हो। प्रैक्टिस पेपर साथियों, ये जो आपकी प्रैक्टिस पेपर हो जाता है जिसे हम मॉडल पेपर कह सकते हैं, और इसमें है 35 मॉडल पेपर। मतलब आज तक इतने मॉडल पेपर एक साथ आए नहीं। ठीक है, ये 3 बुक एप्लीकेशन जाकर आप क्या कर सकते हो? ऑर्डर कर सकते हो। डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, वहां से जाकर ऑर्डर भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टफ फॉर्मूला विच सेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी needs to have one person for every 50 readers using the library in a day of the year। स्टाफ फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों स्टाफ फॉर्मूला जो है डॉक्टर SR रंगनाथन जो हो जाते हैं इनके द्वारा दिया गया है। क्लियर है नहीं? स्टाफ फॉर्मूला जो डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया है, एक प्रकार से पुस्तकालय को संचालन करने के लिए दिया है। यहां पर कह रहा है कि भैया स्टाफ फॉर्मूला के अनुसार विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अनुभाग में वर्ष के एक दिन पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए प्रत्येक 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए।
तो ये एक व्यक्ति जो है रेफरेंस सेक्शन में होना चाहिए, संदर्भ विभाग में होना चाहिए। किस विभाग में होना चाहिए? संदर्भ विभाग में होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो है बहुत जल्द इसकी क्लास में लेकर आने वाला हूं। हेनरी फयोल हु वाज ए सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। हेनरी फ्योल जो एक सफल उद्योगपति थे, कहां से थे? यूएसए से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, रशिया। प्रबंध के जनक, जैसे हम क्या कहते हैं, शास्त्रीय विचारधारा के जनक भी हम साथियों ने कहते हैं। ठीक है, यह व्यक्ति जो है आपके फ्रांस से संबंध रखते हैं, जिन्होंने साथियों 5 प्राथमिक कार्य दिए हैं, 5 प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट भी दिए हैं, और प्रबंध के 14 सिद्धांत देने वाले कौन हो जाते हैं? हेनरी फयोल हो जाते हैं। तो इन्होंने जो है मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल भी दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल, 14 सिद्धांत देने वाले कौन है, तो आप क्या बोलोगे? हेनरी फयोल है। द बजटरी एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू दी पैटर्न। बजटीय व्यय को पैटर्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो किस किस पैटर्न में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है? क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टर, चरित्र के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बाय ऑब्जेक्ट, वस्तु के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं क्या? बजट हम तैयार करें तो हर चीज को देखते हैं भैया, वस्तु के आधार पर भी। क्लासिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के आधार पर भी हम क्या करते हैं? बजट जो एक्सपेंडिचर है उसको क्लासिफाइड करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। जो बजट का खर्च होने वाला है बाय कैरेक्टर, बाय ऑब्जेक्ट, वस्तु के आधार पर, बाय डिपार्टमेंट के आधार पर, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो बजट से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ वाज प्रोपाउंडेड इन द ईयर बाय पीटर ड्रकर। देखो ये भी कह दिया कि एमबीओ जो है किसके द्वारा दिया गया है? एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। पुस्तकालय में कोई भी किसी प्रकार का आप कार्य करने जा रहे हो, उद्देश्यपूर्ण प्रबंध होना चाहिए। और ये किसके द्वारा दोस्तों? पीटर ड्रकर के द्वारा। किसके द्वारा? पीटर ड्रकर के द्वारा जो है ये शब्द अपने आप में दिया जाता है। किस वर्ष में दिया गया? वर्ष 1954 में दिया गया है। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैट टेक्निक इज यूज्ड टू एवल्यूएट द। पैट तकनीक का उपयोग निम्नलिखित का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ठीक है, अगर मैं बात कॉस्ट, ठीक है, टाइम लागत, हम कह सकते हैं टाइम समय, तो ये पैट टेक्निक जो है मेनली जो समय जो हो जाता है इसका मूल्यांकन करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। पैट जो है इसका पूरा नाम ध्यान रखना, पैट का जो पूरा नाम है वो क्या नाम है? प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, जो इसका क्या है? पूरा नाम आपका हो जाता है। क्लियर है या नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। द फर्स्ट वर्जन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन वाज ओनली। कोलन वर्गीकरण का केवल प्रथम संस्करण किस प्रकार का था? जल्दी से बताइए भैया। और कोलन क्लासिफिकेशन जो है फर्स्ट एडिशन किस वर्ष में आता है, यही बताइए। हाँ जी, देखो, भारत की प्रथम वर्गीकरण पद्धति, इंडिया फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सी है? कोलन क्लासिफिकेशन बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। किस प्रकार की है ये? यह आपकी रिजिडली फैसिलिटेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति आपको देखने के लिए मिलती है। तो आंसर दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोलन क्लासिफिकेशन जिसे मैं कह सकता हूं दोस्तों वर्ष 1933 में बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लाई जाती है। कब आती है? वर्ष 1933 में आती है। इंडिया फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम भी हम कह सकते हैं। इसका फर्स्ट एडिशन जो है रिजिडली फैसिलिटेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम होता है, जो कि पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के रूप में जानी जाती है। टोटल एडिशन पूछा जाए तो टोटल एडिशन साथियों इसके कितने आ चुके हैं? साथियों आपके 7 इसके टोटल एडिशन आ चुके हैं। एंड एन्यूमरेटिव स्कीम्स फॉर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण के लिए गणनात्मक योजना में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित शामिल है। देखो, अगर हम बात करें स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो कितने प्रकार की होती है स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? आप बोलोगे सर 2 प्रकार की होती है। एक तो एन्यूमरेटिव होती है और एक साथियों फैसिलिटेटिव होती है।
दो ही होती है। एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम में जो एक प्रकार से जो है नंबर बने बनाए मिलते हैं सारे के सारे लगभग आपको, और जो फैसिलिटेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम होती है उसमें जो नंबर्स आपको जो देखने को मिलते हैं एक प्रकार से बने आपको नंबर्स बनाने होते हैं। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट्स कोई भी किसी प्रकार का? तो यहां पर जो है यह किस प्रकार की है? सिंगल शेड्यूल एन्यूमरेटिव, एकल अनुसूची गणना के रूप में जानते हैं डॉक्टर एस आर रंगानाथन। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है, हाँ या ना? तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी साथियों का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द एफआईडी बिकेम रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एफआईडी निम्नलिखित केंद्रीय संगठन के लिए जिम्मेदार बन गया। किसके लिए जिम्मेदार बन गया? ठीक है, डबल सी, यूडीसी, डीडीसी, यूडीसी और एलसी। एफआईडी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर साथियों एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के रूप में काम करता है, एक प्रलेखन केंद्र के रूप में काम करता है एफआईडी, जिसे हम फीड के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना, फीड की जो स्थापना होती है ना, फीड की स्थापना कब होती है? 1895 में, 1895 में दोस्तों क्या होती है? फीड की स्थापना होती है। और एक किसके लिए जिम्मेदार रखता है? यह यूडीसी के लिए जिम्मेदार रखता है फीड। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यूडीसी, जिसका दोस्तों पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो यूडीसी का जो पूरा नाम है, क्या नाम है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अपने आप में जो वर्ष 1905 में आती है, किस किस के द्वारा? फीड प्लस, संस्था का नाम तो क्या फीड है, और व्यक्तियों का नाम पूछे तो दो व्यक्ति दोस्तों यहां पर हो जाते हैं। एक तो हेनरी ला फाउंटेन हो जाता है, एक तो कौन है? हेनरी ला फाउंटेन, और दूसरा है साथियों पॉल आउटलेट। इन दो व्यक्तियों के द्वारा आपके यूडीसी को तैयार किया जाता है। यूडीसी किस पर आधारित है आपसे पूछा जाए कि सर ये किस पर आधारित है? तो यह आपकी डीडीसी पर आधारित है। डीडीसी प्योर नोटेशन है, जबकि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन क्या आती है? एक प्रकार से दोस्तों मिक्स नोटेशन है, मिश्रित वर्गीकरण पद्धति के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? मिश्रित वर्गीकरण पद्धति के रूप में जानी जाती है। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट्स कोई भी किसी प्रकार का यहां तक? अगला क्वेश्चन देखो भैया, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ शेड्यूल्स आर, देखो तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ शेड्यूल्स आर देयर इन यूडीसी। यूडीसी में अनुसूचियों की कितनी श्रेणियां आपको देखने के लिए मिलती है? अब 1 2 3 4। तो इसमें जो आपको श्रेणियां आपको देखने के लिए मिलती है टोटल, वह आपको साथियों 2 श्रेणियां आपको देखने के लिए मिलती है यूडीसी में, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में आपको मिलती है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। प्राथमिक मूल विषयों के अलावा विषयों के कितने तरीके होते हैं? तो सीधी सी बात कर रहा है कि भैया विषयों, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, विषयों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, है ना? टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, तो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मोटा मोटा अगर मैं बात करूं 3 प्रकार होते हैं। एक तो बेसिक सब्जेक्ट होता है अपने आप में, ठीक है, एक दूसरा साथियों आपके कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और तीसरा जो होता है वह कौन सा होता है? आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार जो है मौलिक विषय जो होते हैं उन विषयों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो आंसर जो करेक्ट होगा यहाँ पर आपके सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो जिन जिन साथियों को ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन यूएसए। ठीक है, अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? मेलविल लुइस कोशुत डेवी, जिसे मेलविल डेवी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? मेलविल डेवी के नाम से भी हम जानते हैं। यह आपके साथियों कहाँ के जनक है? पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है या नहीं? ठीक है, अमेरिका में, यूएसए। अगर भारत की बात करूं, इंडिया की मैं बात करूं, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? अगर आपसे पूछा जाए पुस्तकालय आंदोलन के जनक, पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? तो वो साथियों कौन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं भारत में? सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड। तो ये जो है भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक माने जाते हैं।
दूसरा, भारत में पुस्तकालयों के जनक आपसे पूछे, ठीक है, पुस्तकालयों के जनक, तो भारत में पुस्तकालयों के जनक कौन है भाई? ठीक है, तो भारत में पुस्तकालय के जनक है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। क्लियर है? भारत में पुस्तकालय के जनक कौन है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन आपको देखने के लिए मिलता है। और भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। दोनों क्या है, अलग अलग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन रिकॉग्नाइज्ड प्लान्स ऑफ, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कितने स्तर, है ना, रंगनाथन ने कार्यों की सराहना की है या स्तर की पहचान की है, की पहचान की है भैया? तो कितने स्तर की पहचान की है? 3 स्तर की पहचान की। कौन कौन से आपके साथियों, अपन कह सकते हैं आपकी, पहला आइडिया प्लान, आइडिया, दूसरा कौन सा हो जाता है? वर्बल प्लान हो जाता है, और तीसरा दोस्तों कौन सा हो जाता है? नोटेशनल प्लान आपको देखने के लिए मिलता है। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो है यहाँ पर 3 स्तर की क्या की, यहाँ पर आपकी चर्चा की है, आइडिया, वर्बल और नोटेशनल प्लान आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the first person made a systematic attempt to formulate theory of library classification? पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत को तैयार करने का व्यवस्थित प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो पुस्तकालय वर्गीकरण, आपसे एग्जाम में सीधी सी बात कही, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत पहली बार देने वाले कौन है? तो पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत जो पहली बार देने वाले हैं, उस विद्वान का दोस्तों नाम क्या है? अर्नेस्ट कुर्सिंग रिचर्डसन है, जिसे दोस्तों हम क्या, किस नाम से जानते हैं? ईसी रिचर्डसन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ईसी रिचर्डसन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट भी है दोस्तों, नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड, इनका स्टेटमेंट भी क्या है? नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड आपको देखने के लिए मिलता है। अंकन संक्षिप्त होना चाहिए, अंकन क्या होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसका है? अर्नेस्ट कुर्सिंग रिचर्डसन, इसी रिचर्डसन का। इन्होंने वर्गीकरण के पहली बार सिद्धांत दिए हैं। क्लियर है नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, देयर इज नो क्लास नंबर कंटेंट्स मोर देन 1 स्पीसीज ऑफ डिजिट्स आर इज कॉल्ड, ऐसी कोई वर्ग संख्या जिसमें अंकों की एक से अधिक प्रजातियां हो उसे कहा जाता है। भाई एक से अधिक हो, उस प्रजाति को हम क्या कहते हैं? मिक्स नोटेशन, प्योर नोटेशन, शुद्ध अंकन, फेस्टेड नोटेशन, या नॉन फेस्टेड नोटेशन, या प्योर नोटेशन, उसे हम कहते हैं आपके साथियों मिक्स नोटेशन हम कहते हैं। ठीक है भाई, सीधी सी बात, ऐसी वर्गीकरण पद्धति जिसमें आपकी जो है कोई वर्ग संख्या नहीं है जिसमें अंकों की एक से अधिक प्रजातियां हो, मतलब सीधी सी बात है, ऐसी कोई वर्ग संख्या नहीं है जिसमें एक से अधिक हो, मतलब अपने आप में एक ही हो, तो वो क्या कहलाता है? प्योर नोटेशन कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि भाई कोई वर्ग संख्या जिसमें अंकों की एक से अधिक प्रजातियां हो उसे कहा जाता है, तो उसे हम प्योर नोटेशन कहते हैं। नहीं है, यहां पर नहीं लगा दिया, अगर सीधी सी बात है ये ऑप्शन नहीं होता नहीं, तो फिर मिक्स नोटेशन में जाता है। और एक से अधिक होती है, एक से अधिक होती है तो उसे हम कहते हैं मिक्स नोटेशन। मतलब सीधी सी बात है, ऐसी कोई वर्गीकरण पद्धति जिसमें अपने आप में क्या हो, कोई वर्ग संख्या अपने आप में एक ही हो, है ना, तो वो प्योर नोटेशन, और एक से अधिक होती है तो मिक्स नोटेशन, यहां पर नहीं लगाते तो सीधी सी बात है प्योर नोटेशन में चला जाएगा। अगला, इन कैनन्स ऑफ एरे each array of classes in a scheme for classification should satisfy the following canon। ठीक है, अगर हम बात करें कैनन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, कैनन ऑफ कंसिस्टेंस की हम बात करें, कैनन ऑफ एक्सलेंसेंस, या अबाउट दी ऑल कैनन्स की हम बात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 30th क्वेश्चन आपके आंसर सामने है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लंकास्टर कम्युनिकेशन इन साइंस टेक्नोलॉजी कैन बी बाय इन वेज। लंकास्टर के अनुसार विज्ञान प्रौद्योगिकी में संचार निम्नलिखित तरीके से हो सकता है, 1, 2, 3, या हम कह सकते हैं 4। तो कितने प्रकार से संचार हो सकता है भैया यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग टू लंकास्टर? तो भैया 2 प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर आपके बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इनविजिबल कोलिजेट्स, अदृश्य कोलिजेट्स क्या होते हैं?
ठीक है। आदर्श कॉलेजेस क्या होते हैं? ऑथर्स वर्किंग इन सेम इंस्टीट्यूशन विथ डिफरेंट फील्ड, अलग अलग क्षेत्र के साथ एक ही संस्थानों में काम करने वाले लेखक हो सकते हैं क्या? ठीक है। अगर मैं बात करूं, या ऑथर्स वर्किंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन विथ डिफरेंट फील्ड, ऑथर्स वर्किंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन विथ सेम फील्ड की हम बात करें, एक ही क्षेत्र के साथ साथ अलग अलग संस्थानों में काम करने वाले लेखक हम कह सकते हैं क्या? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आदर्श कॉलेजेस किसे कहते हैं? अगर हम बात करें, ठीक है, एक ही क्षेत्र के साथ साथ अलग अलग संस्थानों में काम करने वाले जो ऑथर होते हैं उन्हें हम इंडिविजुअल कॉलेजेट्स हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नॉलेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ज्ञान को निम्नलिखित में वर्गीकृत हम कर सकते हैं। इसकी भी साथियों बहुत जल्द क्लास लेकर आ रहा हूं मैं, आपके टैसिट नॉलेज और आपके एक्सप्लिसिट नॉलेज की हम बात करें तो कितने वर्गीकृत कर सकते हैं? टैसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड सब्जेक्ट नॉलेज, एक्सटर्नल हम कह सकते हैं एक्सटर्नलाइज्ड नॉलेज एंड माइग्रेटरी नॉलेज, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर जो है आपकी जो है 33 आपके सामने है। नॉलेज जो ज्ञान होता है, ज्ञान को साथियों मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, टैसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज में विभाजित कर सकते हैं। तो आंसर जो होगा यहाँ पर आपकी वो क्या होगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन साथियों को ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी साथियों का ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला देखो भैया, कलेक्शंस ऑफ डेटा आर फैक्ट्स आर कॉल्ड, डेटा या तथ्यों के संग्रह को कहा जाता है। नॉलेज कहते हैं, कंटेंट कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। देखो अगर हम बात करें साथियों, एज जो है संग्रहित डेटा जो अपने आप में कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं, सूचना हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। और डेटा क्या होते हैं? अपने आप में अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, यह अपने आप में क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, कलेक्शन अपने आप में, कलेक्शन ऑफ डेटा, सीधी सी बात है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड जो डेटा होता है, ठीक है, वो साथियों अपने आप में क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है। और अतथ्य हम कह सकते हैं आपका असंग्रहित डेटा, असंग्रहित आंकड़े जो होते हैं वो अपने आप में कहलाता है डेटा कहलाता है, और संग्रहित आंकड़े जो होता है वो अपने आप में इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा और फैक्ट्स आर कॉल्ड क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, इंफॉर्मेशन डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स एंड द फिगर्स बाय, सूचना को कथनों, तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह के रूप में परिभाषित किया है। वो किसने किया है? आपके हॉफमैन ने किया है, जब बेकर ने किया है, बेकर ने किया है, मित्तल ने किया है। तो ये करने वाले कौन है? हॉफमैन करने वाले। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जितने भी आपके साथियों जो स्टेटमेंट आते हैं ना, जो इस सीरीज में स्टेटमेंट आने वाले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन सारे स्टेटमेंट को आप क्या कर लीजिए? लिख लीजिए अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको भी लिख लीजिए आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों, मानकर चलो। द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी मर्ज्ड इन द ईयर, सूचना समाज की अवधारणा किस वर्ष में उभरी है? 1969 में, 1970, 1971 या 1972? आपके सामने देखो, इंफॉर्मेशन सोसाइटी की मैं बात करूं, सूचना समाज की सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग करने वाला कौन है साथियों? जापान है। सूचना समाज का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला कौन है? जापान। और जो मर्ज जो है हम बात की सूचना समाज की अवधारणा किस वर्ष में उभरी है? मोटा मोटा 1970s के आसपास जो है उभरी है। अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सूचना समाज, ठीक है, इसका शब्द का प्रयोग करने वाला, सर्वाधिक जो यूज करने वाला कौन है? तो आपको देखने के लिए मिलेगा जापान। कब किया है? वर्ष 1959-60 में इसका सर्वाधिक इसका यूज किया है। ठीक है, जो सूचना समाज की जो अवधारणा उभरी है वो 1970s में क्या है? शब्द की उभरी है। INIS का मतलब क्या है? INIS स्टैंड्स फॉर, इसके फुल फॉर्म बताइए भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आपके सामने है, क्या आंसर होने वाला है? तो देखिए INIS का जो पूरा नाम है, देखो इंडियन है नहीं, है ना, न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्शन हम कह सकते हैं, परमाणु सूचना प्रणाली कार्रवाई इकाई हम कह सकते हैं। आंसर सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज ए वेरी हाई
कैपेसिटी एंड स्पीड ऑफ ऑपरेशन मैन्युफैक्चर्ड बाय ओनली, उपग्रह संचार की क्षमता और संचालन की गति बहुत अधिक है, जो केवल निम्नलिखित से मेल खाती है। वो किस किस से मेल खाती है? देखिए, ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल से, कोएक्सियल केबल से, ऑप्टिक फाइबर से, नन ऑफ दी अबाउ। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, और इसमें क्या होगा साथियों, हम कह सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर इज राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन साथियों को ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, उन सभी का सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल गुड इंफॉर्मेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी अच्छी सूचनाओं में निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी होती है? यह अपने आप में सब्जेक्टिव होती है, यह अपने आप में रिलेवेंस होती है, यह अपने आप में टाइम लाइन्स होती है, समयबद्धता होती है। तो अच्छी सूचना की जो विशेषताएं होती है वो कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने के लिए मिलती है? सब्जेक्टिव भी होती है ना, व्यक्तिपरकता हम कह सकते हैं, आपके किसी विषय से संबंधित होती है, रिलेवेंस भी होती है, टाइम लाइन्स की हम बात के साथ ही हम समयबद्धता की होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो जिन जिन साथियों को ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, उन सभी का डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फिर मैं आपके लिए जो है बुक्स के लिए बारे में बात बता देता हूं कि अगर आपको साथियों ऑब्जेक्टिव बुक्स चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में साथियों जितनी बुक्स हैं उन बुक्स को खंगाल लेना और एक बार साथियों इन बुक्स को भी मौका देना। आप जो PYQ बुक है, आज तक साथियों ऐसी बुक लाइब्रेरी साइंस की मार्केट में नहीं आई है। लाइब्रेरी साइंस के इतिहास में, भारत की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन के क्षेत्र में ऐसी बुक नहीं आई है जो कि यूनिट वाइज है। अभी जितने भी पेपर कर रहे हैं, सारे के सारे पेपर साथियों हम क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो पेपर हो जाते हैं, हम जो है इसको एक साथ पूरा जो है यूनिट एक साथ कर रहे हैं। ये है यूनिट वाइज, ये क्या रहने वाली यूनिट वाइज, है ना। और यूनिट वाइज की बेहतरीन सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है, आपने एक यूनिट कंप्लीट कर ली, एक यूनिट का आप रिवीजन कर सकते हो। आप मैनेजमेंट यूनिट कंप्लीट कर ली, मैनेजमेंट यूनिट यहां से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप साथियों क्लासिफिकेशन यूनिट कंप्लीट कर ली, क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो यूनिट वाइज से जितने प्रीवियस पेपर हो चुके हैं 2015 से लेकर 2025 तक, सारे के सारे इसमें पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। बूस्टर बुक में साथियों 8888 न्यू क्वेश्चंस आपके लिए, सारे के सारे इसमें नए क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये प्रैक्टिस पेपर हो जाती है, जिसमें 35 मॉडल पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे करके 3 बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक है, इनका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में साथियों, अभी तक भी मानकर चलो। ठीक है, सबसे बेहतरीन बुक्स मैं कह सकता हूं। एक बार साथियों इनके इंडेक्स जरूर देखना, और आपको लगे तो भैया परचेज करना चाहिए तो परचेज कर सकते हो। ये हिंदी मीडियम बुक्स है, लेकिन जितने टेक्निकल वर्ड्स सारे के सारे इंग्लिश में भी रहेंगे। रिसर्च रिपोर्ट कम्स अंडर द कैटेगरी, रिसर्च रिपोर्ट जो है किस कैटेगरी में आती है? प्राइमरी सोर्स में आती है, सेकेंडरी सोर्स में आती है, टर्सरी में आती है। तो रिसर्च रिपोर्ट जो है ना, वो आपकी प्राइमरी सोर्सेज में आती है। ये किस में आती है? आपके प्राइमरी सोर्सेज की श्रेणी में आपको देखने के लिए मिलती है। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मींस देखो, रिसर्च रिपोर्ट प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे सूचना स्रोत जो कम से कम लोगों के पास उपलब्ध हो। तो रिसर्च रिपोर्ट कम से कम लोगों के पास उपलब्ध होती है, जो अपने आप फैक्ट्स होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं अपने आप में, ठीक है। देखो, विच वन इज द सर्च इंजन फ्रॉम दी फॉलोइंग, तो सर्च इंजन कौन सा है? तो चैट जीपीटी अपने आप में क्या है? सर्च इंजन है। MS ऑफिस ये अपने आप में जो है, MS ऑफिस हो जाता है एप्लीकेशन, हम कह सकते हैं। जावा अपने आप लैंग्वेज है, यूनिक्स अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये चैट जीपीटी अपने आप में सर्च इंजन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। एक्सपेंशन ऑफ द क्विक, क्विक क्या है? क्विक दोस्तों एक प्रकार से इंडेक्सिंग सिस्टम है। क्विक क्या एक प्रकार से इंडेक्सिंग सिस्टम है, और इसका पूरा नाम क्या है? कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। इसका जो पूरा नाम है कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो जिन जिन साथियों को ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, उन सभी का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला, एनुअल रिपोर्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन से श्रेणी में आती है? अपने आप में प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज की श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। विच वन इज द प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक सूचना स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, प्राथमिक सूचना स्रोत कौन सा? गाइड्स, मार्गदर्शिका हम कह सकते हैं, स्टैंडर्ड मानक हम कह सकते हैं, रेफरेंस बुक संदर्भ पुस्तकें हम कह सकते हैं। तो प्राइमरी सोर्स जो है ना, वो क्या है? स्टैंडर्ड है।
मानक जो है प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। एंड ओपेक इज रिलेटेड टू, ओपेक की साथियों बात करें, ओपेक का पूरा नाम क्या है, ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर शब्द में भी नाम क्या आ रहा है, कैटलॉग, सीधी सी बात करें तो यह किससे संबंध हो जाता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, कैटलॉग सर्विस से संबंध हो जाता है, कंप्लीटली ऑनलाइन सर्विसेज प्रदान करता है। भाई इसको किसके द्वारा तैयार किया गया, बाई ओसीएलसी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ओपेक को जो तैयार किया गया है बाई किसके द्वारा, ओसीएलसी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के द्वारा इसको तैयार किया गया। क्लियर है या नहीं है, कोई डाउट्स कोई भी किसी प्रकार का यहां तक। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जो है किस वर्ष में प्रकाशित होती है, ठीक है। तो एनसाइक्लोपीडिया का ब्रिटेनिका का जो फर्स्ट एडिशन आता है वह आपकी 1768 में आपको देखने के लिए मिलता है, 1768 में आता है, ठीक है। विश्व की सबसे विकसित एनसाइक्लोपीडिया हम कह सकते हैं, विश्व की सबसे विकसित एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। देखो इस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का हम बात करें साथियों जो है 1 से लेकर, अगर मैं बात करूं जो है 1 से लेकर 14 तक जो है ये है आपके 3 पार्ट्स में पब्लिश होती। कितने पार्ट्स में पब्लिश होती है, 3 पार्ट्स में। और जो 15th एडिशन जो आता है यह साथियों 4 पार्ट्स में क्या होता है, पब्लिश होता है, 4 पार्ट्स में पब्लिश होता है। 15वां संस्करण साथियों इसका ऑनलाइन एडिशन है, अगर मैं बात करूं ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। तो ऑनलाइन जो पब्लिश हो रहा है ये 2012 से पब्लिश हो रहा है। 2010 में जो है इसका ऑफलाइन पब्लिश बंद हो चुका था, जो कि 15वां संस्करण ही था। 15वां संस्करण जो है ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी 2010 तक पब्लिश जो है ऑफलाइन मोड में होता है, फिर उसके बाद जो है बंद किया गया 2010 में। 2012 में इसका ऑनलाइन पब्लिश होता है। अभी 15वां संस्करण क्या है, अपने आप में चल रहा है। क्लियर है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता। BNB स्टैंड्स फॉर, BNB का पूरा नाम क्या है। देखिए BNB जिसे हम कह सकते हैं ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी हम कह सकते हैं, यह एक प्रकार से बिब्लियोग्राफी है। BNB क्या है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, एक प्रकार से ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाए। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। यह क्या एक प्रकार से बिब्लियोग्राफी है, ग्रंथ सूची है। तो ये ग्रंथ सूची किस प्रकार की हो जाती है, बिब्लियोग्राफी। दोस्तों यह नेशनल बिब्लियोग्राफी है, यह एक प्रकार से राष्ट्रीय बिब्लियोग्राफी आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर है या नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और BNB का जो प्रकाशन होता है, तो BNB का प्रकाशन दोस्तों कब होता है, वर्ष 1950 में इसका प्रकाशन होता है। BNB का जो प्रकाशन होता है वर्ष 1950 में, 1950 में क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है। BNB एट प्रेजेंट जो है पब्लिश जो हो रही है वह ऑनलाइन पब्लिश हो रही है, किसके द्वारा, ब्रिटिश लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल डिवीजन के द्वारा। इसके द्वारा साथियों वर्तमान समय क्या की जा रही है, पब्लिश की जा रही है, ऑनलाइन पब्लिश हो रही है। कब से पब्लिश हो रही है, 1950 से। सीधी सी बात है, कहाँ की बिब्लियोग्राफी है ये, तो ये बिब्लियोग्राफी इंग्लैंड की आपको देखने के लिए मिलती है। इंग्लैंड, हम ब्रिटेन कह सकते हैं, यूके भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ की क्या है, ये एक प्रकार से बिब्लियोग्राफी है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्वायरी डेस्क कम्स अंडर, इंक्वायरी डेस्क जो है किसके अधीन आता है, पूछताछ डेस्क निम्न के अंतर्गत आता है। करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत आता है, वर्तमान जागरूकता सेवा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं साथियों रेडी रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आता है, तो यह किसके अंतर्गत आता है, रेडी रेफरेंस सेवा के अंतर्गत आता है, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, आप इंक्वायरी डेस्क सर्विस पर जाते हो, पूछताछ डेस्क पर जाते हो, कोई भी किसी से सूचना की मांग करते हो तो वो आपको हाथों हाथ उसी वक्त सूचना अवेलेबल करवाते हैं। तो वो कौन सी हो जाती है, आपकी जो है तैयार संदर्भ सेवा हो जाती है। तो आंसर दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, दीर्घ श्रेणी संदर्भ सेवा का उदाहरण क्या है, हेल्प डेस्क सर्विस, सेलेक्टिव डिसएमएस ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन सर्विस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर जो है आपकी
पूछा जा रहा है साथियों सीधा सीधा आपके हम बात करें लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, तो इसका कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्रांसलेशन सर्विस हो जाएगा, अनुवाद सेवा हो जाता है। देखो टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा के दो प्रकार होते हैं, एक तो रेडी रेफरेंस सर्विस, ऐसी सूचना जिसका उत्तर तुरंत दिया जा सकता है, ऐसी सूचना जिसका उत्तर एक लाइन में समाप्त हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेडी रेफरेंस सर्विस होती है। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, ऐसी सूचना जिसका उत्तर एक लाइन में समाप्त नहीं होता है, जिसका सूचना का उत्तर देने के लिए जो है 30 मिनट से लेकर 30 दिन का समय लग सकता है या 30 मिनट से ऊपर लगता है। तो ट्रांसलेशन सर्विस जो है किस में आती है साथियों, यह है आपकी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में आती है। क्लियर है यानी, यहां तक कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट्स है तो बताइए, इसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई यहां तक कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स है तो बताइए। देखो अगला क्वेश्चन जो आपका है, हु सेड रेफरेंस सर्विस इज द पर्सनल असिस्टेंट गिवन बाय द लाइब्रेरीज टू इंडिविजुअल रीडर्स इन परस्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसने कहा कि साथियों हम बात करें कि संदर्भ सेवा सूचना की खोज पुस्तकालयों द्वारा व्यक्तिगत पाठकों को दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है। ठीक है, तो देखो संदर्भ सेवा जिसे हम कह सकते हैं पाठकों एवं प्रलेखों के मध्य एक प्रकार से व्यक्तिगत तौर पर दी जाने वाली सेवा जो होती है वो क्या होती है, संदर्भ सेवा होती है। और पर्सनल सेवा जो व्यक्तिगत सेवा कहने वाले हैं वो विद्वान कौन कहने वाले हैं, देखो दोनों हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन भी है, सैमुअल रोथिस्टिन भी है ना, और एक विद्वान और आता है सैमुअल एस ग्रीन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सैमुअल एस ग्रीन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर जो संदर्भ सेवा को पर्सनल सर्विस का है वो कहने वाले कौन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, अगर सैमुअल एस ग्रीन आता तो हम इसको प्राथमिकता देते क्योंकि ये विश्व में है, विश्व में संदर्भ सेवा के प्रारंभकर्ता कौन है वर्ल्ड में, तो वो कौन है 1875 1875 में जो है सैमुअल एस ग्रीन है। और भारत में संदर्भ सेवा के प्रारंभकर्ता कौन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, वर्ष 1929-30 में भारत में संदर्भ सेवा के प्रारंभकर्ता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। क्लियर है या नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। द टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज कॉइन्ड बाय पोल जीरो कवासाकी, सूचना साक्षरता शब्द जो है पोल जीरो कवासाकी के द्वारा गढ़ा गया है। ठीक है, मतलब खोजा गया। इंफॉर्मेशन लिटरेसी तो शब्द जो है पोल जीरो कवासाकी के द्वारा खोजा गया, किस वर्ष में खोजा गया है, वर्ष 1974 में, 1974 में। आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, कोई डाउट्स कोई भी किसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन, यूजर स्टडीज वर्क फर्स्ट कॉइन, यूजर स्टडी जो है पहली बार किसके द्वारा खोजा गया है, क्वेश्चन नंबर क्या है 53 आपके सामने है। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जेडी बर्नाल। तो जेडी बर्नाल के द्वारा ये शब्द यहाँ पर खोजा जाता है यूजर स्टडीज, जिसे हम उपयोग कर अध्ययन कह सकते हैं या उपयोगकर्ता हम कह सकते हैं, स्टडी कह सकते हैं, यूजर स्टडी भी हम कह सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ न्यू अराइवल्स इज सर्विस, डिस्प्ले ऑफ न्यू अराइवल्स नए आगमन का प्रदर्शन क्या कहलाता है। लाइब्रेरी में कोई भी किसी प्रकार का पाठक ये कोई भी किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री आती है, जब नई परचेज हम करते हैं, चाहे पीरियोडिकल्स हो चाहे से बुक्स हो, उनका हमें डिस्प्ले करना होता है। जैसे कोई भी किसी प्रकार की मूवी आती है तो उसका पहले डिस्प्ले होता है, प्रदर्शन होता है, सारा सिस्टम। ऐसे लाइब्रेरी में हम डिस्प्ले करते हैं, तो उसे वो कौन से विभाग के द्वारा की जाती है, वो उससे हम क्या कहते हैं, उस सेवा को सीएस कहते हैं, करंट अवेयरनेस सर्विस कहते हैं, एसडीआई कहते हैं साथियों, रेफरेंस सर्विस कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं, उसे हम करंट अवेयरनेस सर्विस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, करंट अवेयरनेस सर्विस। भाई सीधी सी बात है, जो भी लाइब्रेरी में आ रहा है एक प्रकार से नया पाठ्यक्रम आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, करंट अवेयरनेस सर्विस के रूप में जानते हैं। क्लियर है या नहीं। एसडीआई इसका नवीनतम रूप है, जो सीएस है ना इसका नवीनतम रूप कौन सा, एसडीआई, जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं। तो ये अपने आप में क्या हो जाती है, एसडीआई हो जाती है। क्लियर है या नहीं है, और ये अपने आप में क्या हो जाती है, सर्विस। तो यहाँ पर आंसर जो है ना ए ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड इंफॉर्मेशन नीड एज ए स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडिविजुअल, किसने सूचना की आवश्यकता को व्यक्ति द्वारा पहचानी गई अनिश्चितता की स्थिति के रूप में प्रतिपादित किया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, और क्या आंसर होगा साथियों, अगर हम बात करें चैन एंड हेरनोन, जेम्स क्रिकाइल्स, पेस्ली या मैर्चोनियन की हम बात करें, तो
सूचना की हम बात करें, इंफॉर्मेशन, कोई भी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन अपने आप में क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। आज के समय में इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पावरफुल है भाई। जिस व्यक्ति के पास, जिस स्टेट के पास, जिस कंट्री के पास इंफॉर्मेशन, जिस व्यक्ति, तो अपने आप में क्या है, पावरफुल है। सूचना की आवश्यकता वो व्यक्ति के द्वारा पहचानी गई, अनिश्चितता के स्थिति रूप प्रतिपादित किया। ये स्टेटमेंट कौन है, जेम्स क्रिकाइल्स का आपका हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अलर्टिंग सर्विस, है ना, अलर्टिंग सर्विस कौन सी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी अलर्टिंग सर्विस नहीं है। आपके बिब्लियोग्राफिक सर्विस, ग्रंथ सूची सेवा, ट्रेंड्स रिपोर्ट, डाइजेस्ट सर्विस हम बात करें, या रिव्यूज। 56 क्वेश्चन आपके सामने क्या आंसर होने वाला है। देखो बिब्लियोग्राफिक सर्विस, जैसे हम ग्रंथ सूची हम बात करें, ये अपने आप में अलर्टिंग सर्विस नहीं है, ठीक है। बाकी की हम बात करें, ट्रेंड्स रिपोर्ट्स भी है, डाइजेस्ट सर्विस भी है, रिव्यू समीक्षा भी है, तो यहाँ पर नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी के सारे अलर्टिंग सर्विस के रूप में आती है। कौन सी अलर्टिंग सर्विस नहीं है, सीएस, एसडीआई, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विस की हम बात करें। ये एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें हर बार अलग जो है आंसर मानता है एग्जामिनर। जैसे टीएनपीसीसी में पूछा चुका है, यहाँ पर आपकी इसमें केरला वाले में पूछा चुका है। तो अगर हम बात करें अलर्टिंग सर्विस की हम बात करें, तो करंट अवेयरनेस सर्विस अलर्टिंग सर्विस है, एसडीआई है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी है ना, ये करंट आपके इसमें नहीं आता है ना, अलर्टिंग सर्विस में नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विसेज भी एक प्रकार से किस में आता है, अलर्टिंग सर्विसेज में आता है। तो आंसर जो करेक्ट होगा यहाँ पर सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। कई जगह इसको आपके इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विस माना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विस नहीं होगा। आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द नेशनल नॉलेज रिसोर्सेज कंसोर्टियम NKRC की स्थापना किसके द्वारा की गई है, वाज एस्टेब्लिश्ड। राष्ट्रीय ज्ञान संसाधन संघ NKRC की स्थापना किसके द्वारा की गई, निस्केयर, डेसिडो, यूजीसी, इन्फिनेट। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने क्या आंसर होने वाला है। देखिए एनकेआरसी जो है ना, अगर मैं बात करूं, जैसे नेशनल नॉलेज हम कह सकते हैं रिसोर्स कंसोर्टियम की बात करें, तो ये 2009 में साथियों इसको लेकर आता है। और ये जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है, NISCAIR के द्वारा, जिसे हम निस्केयर बात करें। आज के समय में जो निस्केयर है इसको NISCPR के नाम से जानते हैं। तो निस्केयर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो NISCPR, सी हमेशा इसमें छोटा आता है, याद रखना, NISCPR, सी हमेशा इसमें स्मॉल में यूज किया गया है। या जो अगर दोनों ही ऑप्शन में नहीं आए, एक जरूर आएगा, फिर यहां पर आपके जो है ऑप्शन मिलेगा CSIR आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है यानी। डेसीडॉक एक प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है जो डिफेंस के क्षेत्र में काम करता है, और इन्फ्लुएंट जो है आपके यूजीसी लाइब्रेरी नेटवर्क के रूप में काम करता है। यूजीसी भैया अपने आप में है हायर एजुकेशन संस्थानों के लिए अपने आप में काम करती है। यहाँ पर आंसर जो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाता है भैया। अगला क्वेश्चन, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय, ठीक है, तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो यहां पर इंस्टॉक, नासडॉक, सैंडोक, CSIR, तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कीजिए भैया। अगर मैं बात करूं, देखो अगर जो है आंसर जो है यहां पर क्या होगा, इंस्टॉक होगा। इंस्टॉक और जो है आपका बाद में नास्कॉम, ये दोनों जाकर मिलता है साथियों, अपने आप में मर्ज होता है, और ये मर्ज होकर क्या बनता है, आपके निस्केयर बनता है। क्या बनता है, निस्केयर बनता है। और निस्केयर ही आज के समय में किस नाम से जाना जाता है, NISCPR के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें निस्केयर का जो पूरा नाम है इंस्टॉक और नास्कॉम, मोटा मोटा जो है इंडियन जो साइंस एब्स्ट्रैक्ट है ये प्रकाशित इसका ही था, इंस्टॉक का। बाद में इंस्टॉक को नास्कॉम को मिलाकर निस्केयर बना दिया। तो यहाँ पर आंसर में क्या है, इंस्टॉक है। इंस्टॉक एक प्रकार से प्रलेखन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के रूप में जाना जाता है। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जिसे हम कह सकते हैं, जिसकी स्थापना वर्ष 1952 में होती है। नासडॉक ये भी साथ ही डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, ये सोशल साइंस का है। ये क्या है, सोशल साइंस का आपको देखने के लिए मिलता है ना। हम बात करें नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये है आपका साइंटिफिक के क्षेत्र में इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। और ये जो है आपका सैंडोक, ये औद्योगिक है।
आपके बिजनेस से संबंध के स्मॉल स्केल नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जिसे हम कह सकते हैं भैया। ठीक है, CSIR यहाँ पर जो है ये निस्केर जो है NISCPR जिसे हम आज के समय में जानते हैं कि इसके अंडर काम करता है। तो ये आपके साइंस के क्षेत्र में, साइंटिफिक वैज्ञानिक क्षेत्र में अपने आप में काम करता है। इसका हेड जो अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तत्कालीन, अगर हम बात करें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉक। अगर ऑप्शन में इंस्टॉक नहीं होता, सपोज करते हैं यहाँ पर कुछ और ही होता है, नन ऑफ दिस होता, तो फिर यहाँ पर CSIR होता, तो CSIR को हम सही करते। तो ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखोगे ना, अगर हम बात करें जैसे PYQ क्वेश्चन निकालोगे PYQ बुक में, तो वहां पर हर बार अलग ऑप्शन मिलेगा। कई जगह आपको इंस्टॉक निस्केर मिलेगा, NISCPR का भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और कई जगह ना तो निस्केर, ना NISCPR, ना इंस्टॉक, और फिर वहां पर मिलेगा आपको CSIR मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये ऑप्शन पर डिपेंड करती है किस टाइप का आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम चर्चा करते हैं। देखिए आप सभी के लिए जो है फिर मैं बता रहा हूं साथियों, PYQ बुक जो है बहुत बेहतरीन बुक हो जाती है, लाइब्रेरी साइंस में आज तक की सबसे बेस्ट बुक है, लिख कर लो आप, क्योंकि यूनिट वाइज है। आप कोई भी किसी प्रकार की तैयारी करो, जैसे KVS, NVS, EMRS का एग्जाम देने जा रहे हो भाई, अगर आपने जो है ना एक यूनिट तैयार कर ली, मैनेजमेंट की तैयार कर ली, क्लासिफिकेशन तैयार कर ली, आज तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे एक बार क्लासिफिकेशन कौन कौन से जो है क्वेश्चन नोट कराएं वो इसमें मिल जाएंगे। तो यूनिट वाइज है, 2015 से लेकर आज तक सारे पेपर इंक्लूड है इसमें। बूस्टर जो है इसमें सारे के सारे नए क्वेश्चंस है, ये इसमें क्वेश्चंस अलग है, इसमें अलग है। ठीक है, इसमें नए क्वेश्चंस है जो मेरे द्वारा तैयार किए गए, मानकर चलो। ठीक है, और ये प्रैक्टिस पेपर है जो 35 मॉडल पेपर, तीनों बुक मिलकर भूखाल मचा देगी आपके एग्जाम में। देखो अगर ग्रेड सेकंड का एग्जाम उठा लो, कोई सा भी एग्जाम उठा लो, जो इन बुक्स को आने के बाद है लगभग 85-90% क्वेश्चन मिल जाते हैं, और क्या चाहिए। मतलब मोटा मोटा मानकर चलो बहुत बेहतरीन बुक है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए SLC क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से साथियों, और यहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, इन बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनके इंडेक्स देखनी है जो भी आपको साथियों, तो यहीं पर आपको मिल जाएगी, या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि सर हमें इंडेक्स देखनी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कॉल आपको इंडेक्स मिल जाएगी 9672948287, है ना, 8287 है। ठीक है, कॉल करके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी मांग सकते हो यहाँ से आप। ठीक है, देखो टच पॉइंट एंड यू जस्ट डिस्कवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की व्यू पॉइंट से भी है। टच पॉइंट एंड यू जस्ट डिस्कवरी सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय ELA के द्वारा, SLA के द्वारा, LC जिसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हम कह सकते हैं, OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के द्वारा। तो ये किसके द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, तो भैया टच पॉइंट जो एंड यू जस्ट डिस्कवरी जो है ना OCLC के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसे हम साथियों कह सकते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की मैं बात करूं, वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क है ये, है ना, वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क जिसे हम कह सकते हैं, विश्व का पहला पुस्तकालय नेटवर्क के रूप में अपने आप में जाना जाता है। कौन सा, OCLC जाना जाता है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, है ना, हम कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो है पुस्तकालय नेटवर्क, लाइब्रेरी नेटवर्क हम कह सकते हैं साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से हम इसको जो है OCLC को क्या है हम पढ़ते भी हैं, एग्जाम के व्यू पॉइंट से अपने आप में क्या है OCLC का टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी OCLC हो जाएगा, D ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखो, विच बजटिंग टेक्निक हैज द एलिमेंट ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी, हम कह सकते हैं तकनीकी में, किस बजट में तकनीक में लचीलापन का तत्व होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस बजट जिसे हम प्रदर्शन बजट भी हम कहते हैं, इसके अलावा साथियों कार्यक्रम बजट हम कह सकते हैं। ठीक है, लाइन आइटम बजट हम कह सकते हैं, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम जिसे हम PPBS भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 61 क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए लचीलापन जो होता है ना, वो होता है लाइन आइटम बजट में होता है एक प्रकार से, मतलब जो भी आपने बजट के कार्य निर्धारित किए हैं आने वाले भविष्य के लिए साथियों, जो बजट तैयार आपने किया है, तो उसमें कुछ भी आपको चेंजेस आपको करने हैं। आपने एक बार बना लिया लाइन बाय लाइन, भैया हम इसमें आप खर्चा करने वाले, देन इसके बाद आपको मूड चेंज हुआ, यार नहीं इसकी बार ये अपन खर्चा इस पर नहीं करेंगे, इसको इधर से हम, तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, इसलिए हम कहते हैं लचीलापन हम कह सकते हैं। ठीक है,
आपसे पूछा था, कई बार पूछा था, कौन सी बजट तकनीक में पहले योजना बनाई जाती है, मीन्स प्लानिंग तैयार की जाती है, ठीक है, उसके बाद बजट तैयार किया जाता है, तो वो कौन सा पीपीबीएस है। इसमें पहले प्लानिंग की जाएगी, प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजटिंग सिस्टम, मतलब प्लानिंग की जाएगी, कैसे क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, फिर बजट तैयार किया जाएगा। इसमें जो आपने जो उद्देश्य तैयार किए उन उद्देश्यों में कोई भी किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होता है। यहाँ पर जो भी उद्देश्य आपने तैयार किए आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, उन उद्देश्यों में साथियों फेरबदल किया जा सकता है। पीपीबीएस जो कि 1961 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहाँ का है, यूएसए का है, इसके द्वारा साथियों पीपीबीएस टेक्निक को तैयार किया जाता है। क्लियर है या नहीं। यहां पर आंसर जो करेक्ट होगा इसमें सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग allocating organizing and evaluation library tasks and activities within the framework of major objectives mission and policy refers to। प्रमुख उद्देश्य, मिशन और नीति के ढांचे के भीतर पुस्तकालय कार्यों और गतिविधियों की योजना बनाने, आवंटन, आयोजन और मूल्यांकन की प्रक्रिया से तात्पर्य है। तो फंक्शनल कंट्रोल, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल अप्रोच, फंक्शनल अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने क्या आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं साथियों कार्यात्मक दृष्टिकोण कह सकते हैं, फंक्शनल अप्रोच कह सकते हैं, प्रमुख उद्देश्यों, मिशन और नीति के ढांचे के भीतर पुस्तकालय कार्य और गतिविधि की योजना बनाने, आवंटन, आयोजन और मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है उसे हम फंक्शनल अप्रोच के नाम से जानते हैं, जो कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला, फॉर एक्विजिशन ऑफ 600 बुक्स इन ए लाइब्रेरी इन ए ईयर डॉक्टर एस आर रंगनाथन इन स्टॉप फॉर्मूला हैज रिकमेंडेड। एक पुस्तकालय में एक वर्ष में 600 पुस्तकों के अधिग्रहण के लिए एस आर रंगनाथन ने अपने स्टाफ फार्मूले में सिफारिश की है। स्टाफ फार्मूला बहुत अच्छा है, ठीक है, इसकी जो है बहुत जल्द मैं क्लास लेकर आ रहा हूं कि भाई सीधी सी बात है कि आपके पुस्तकालय में एक वर्ष में 600 पुस्तकों का अधिग्रहण, अधिग्रहण का मतलब परचेज की जाती है लाइब्रेरी में। तो अधिग्रहण के लिए एस आर रंगनाथन ने अपने स्टाफ फार्मूले में कितने जो है स्टाफ की जो है यहाँ पर आवश्यकता बताइए कि 600 पुस्तकों पर कितना कर्मचारी होनी चाहिए। 1 प्रोफेशनल स्टाफ, एक कर्मचारी होना चाहिए उन पुस्तकों की देखरेख करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए, उन पुस्तकों को वहां पर जो अरेंजमेंट करने के लिए, उनका एक प्रकार से एक्विजिशन करने के लिए हम बात करें, ठीक है, एक्विजिशन करने के लिए जो है 600 पुस्तकों पर जो है एक पाठक एक कर्मचारी यहाँ पर होना चाहिए आपकी लाइब्रेरी में। ब्रिंगिंग टू मैथमेटिकली रिलेटेड टू बट क्लासिफिकेशनरी सेपरेटेड बुक्स टुगेदर इज कॉल्ड। दो गणितीय रूप से संबंध लेकिन वर्गीकरण से अलग अलग पुस्तकों को एक साथ लाने को कहा जाता है। क्लासिफाइड अरेंजमेंट वर्गीकृत व्यवस्था हम कह सकते हैं साथियों। ब्लॉक अरेंजमेंट, ब्रोकेंडर अरेंजमेंट हम बात करें साथियों, अरेंजमेंट बाय एक्सिस नंबर। तो 64th क्वेश्चन में आपके सामने क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं साथियों दो गणितीय रूप से संबंध लेकिन वर्गीकरण से अलग अलग पुस्तकों को एक साथ लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ब्रोकेंडर प्रोसेस कहते हैं। भाई दो गणितीय संबंध जो लेकिन वर्गीकरण से अलग अलग पुस्तकें, दो पुस्तकें हो जाती है एक साथ लेकर आ रहे हैं लेकिन उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग हम कर रहे हैं, तो उसे हम जो प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्रोकेंडर अरेंजमेंट कहते हैं, ब्रोकेंडर व्यवस्था हम कहते हैं। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। द नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। द नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1886, 1900, 1929, 1940। देखो नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम की हम बात करें साथियों, मोटा मोटा जो है एक प्रकार से सर्कुलेशन सिस्टम में आपके जो है सर्कुलेशन सिस्टम इसका प्रयोग किया जाता है परिसंचरण विभाग में। मीन्स हम कह सकते हैं इश्यू रिटर्न करने के लिए, किसके लिए? इश्यू रिटर्न करने के लिए इसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। पुस्तकों का आदान प्रदान करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो 1900 में करवाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली जो है क्या है आपकी? नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम की मैं बात करूं साथियों, मोटा जो है यह है बाय किसके द्वारा? बाय जॉन कॉटन डाना के द्वारा, है ना। तो इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है वह है आपके जॉन कॉटन डाना हो जाते हैं, इनके द्वारा साथियों इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है या नहीं? यह आपके जो पुस्तकें आदान प्रदान होती है, इश्यू रिटर्न होती है, उसमें इसका मेनली हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा है ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम। देखो पुस्तकों को सर्कुलेशन सिस्टम में दो जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो जो है नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम हो जाती है, एक ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम आपको देखने के लिए मिलती है। दोनों सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हम बात करें इसमें जो है
डू इज नॉट, हम बात करें ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में क्या नहीं है, जो पाठकों की हम बात करें, रीडर्स टिकट इसमें नहीं होती है, बुक कार्ड नहीं होता, डेट स्लिप नहीं होती है, ट्रांजेक्शन स्लिप नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं होता, देखो रीडर्स टिकट भी होता है, जो पाठक पुस्तक आदान प्रदान करवाते हैं तब उसको रीडर्स टिकट भी होता है, बुक कार्ड होता ही होता है इसमें साथियों, डेट स्लिप होती है जिसपर पुस्तक जो है जब आदान इश्यू की जाती है, रिटर्न होती है, तब इसमें डेट स्लिप पर यहाँ पर अंकित भी कहते हैं। ट्रांजेक्शन स्लिप नहीं होती भाई, सीधी सी बात है, लाइब्रेरी में पुस्तकों को बेचान के लिए थोड़ी है, लाइब्रेरी पुस्तकें बेचने के लिए थोड़ी होती है, सेल आउट के लिए थोड़ी होती है, लाइब्रेरी आपके अलाभकर्ता संस्था हम कह सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन स्लिप कोई भी किसी प्रकार की यहाँ पर नहीं होती। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई रिलेटेड टू, सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई संबंधित है, किसके द्वारा इसको लाया गया है, जल्दी से बताइए। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो एक प्रकार से मैनेजमेंट टेक्निक आपको देखने के लिए मिल जाती है, ये प्लानिंग योजना है, मोटिवेशन है, इनोवेशन है, बस्टिंग है। तो यह दोस्तों आपकी मोटिवेशन संबंध हो जाती है हम बात करें, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो है किसके द्वारा दी गई है, यह साथियों डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, डगलस मैकग्रेगर जो हो जाते हैं, इनके द्वारा थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी गई है। तो आंसर जो क्या होगा यहाँ पर आपके बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। लाइब्रेरी बिल्डिंग एक्सपेंडिचर इज, पुस्तकालय जो है भवन वह क्या है, ठीक है। एक डेबिट चार्ज है, नहीं। आवर्ती व्यय है, नहीं। आपके हम कह सकते हैं कॉन्टिजेंसी एक्सपेंडिचर आकस्मिक व्यय, नहीं। आपके कैपिटल आउटले, नॉन रिक्यूरिंग फंड कहते हैं इसको, नॉन रिक्यूरिंग फंड, ठीक है। देखो पुस्तकालय में जो बजट जो खर्च किया जाता है, जो खर्चा होता है, उसको हम तीन प्रकार से देखते हैं, ठीक है। एक तो हम जो है आवर्ती अनुदान के रूप में देखते हैं, एक तो किसमें, एक आवर्ती, दूसरा अनावर्ती अनुदान में देखते हैं, है ना, अनावर्ती अनुदान। अनावर्ती अनुदान से हम गैर अनावर्ती, इसको गैर आवर्ती भी कह सकते हैं। और तीसरा जो होता है साथियों आकस्मिक होता है, तीसरा क्या होता है आपकी आकस्मिक अनुदान, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिक्यूरिंग फंड कह सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, रिक्यूरिंग फंड। दूसरा होता है नॉन रिक्यूरिंग फंड होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन रिक्यूरिंग फंड होता है। और एक आकस्मिक को हम क्या कहते हैं, एडहोक फंड भी कहते हैं, इसे जो हम कहते हैं ना एडहोक फंड कहते हैं। तो ऐसे करके तीन प्रकार से होता है। अब आवर्ती, अनावर्ती, आकस्मिक, देखो आवर्ती अनुदान जो होते हैं ना, जो रोजमर्रा खर्चे होते हैं, जो डेली खर्चे हो रहे हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, आवर्ती अनुदान में आते हैं, ठीक है। जैसे पुस्तकें परचेज करना, लाइब्रेरी का बिल देना, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का लाइब्रेरी में कर्मचारियों की सैलरी हो जाती है, पेन परचेज करना, स्टेशनरी का सामान, जो रोजमर्रा खर्चे हो रहे हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने में, वो रोजमर्रा में आते हैं, आवर्ती अनुदान में आते हैं। अनावर्ती में जो कभी कभार होते हैं, जो साल 2 साल 3 साल में एक बार हो गया, खत्म बात। लाइब्रेरी में आपने लाइब्रेरी क्या करवाया, कलर करवा लिया, तो कुछ रिपेयरिंग काम करवा लिया, लाइब्रेरी का गेट टूट गया बाहर, तो उसको दोबारा सही करवा लिया, नया लगवा लिया। अब नया लगवाने के बाद गया ना काम, 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल। तो लाइब्रेरी में आपने बच्चों के लिए क्या कर ली, टेबल, कुर्सी टेबल परचेज कर ली, अब जब तक टूटेगी नहीं तब तक परचेज नहीं करोगे। तो जो कभी कभार खर्चा होता है अनावर्ती में आता है ना। अगर हम बात करें लाइब्रेरी के लिए कंप्यूटर परचेज कर रहे हो अनावर्ती में, भाई जो पुस्तकालय में जो खर्चा होता है उस खर्चे को हम तीन प्रकार से क्या करते हैं, मापते हैं, आवर्ती, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, एडहोक फंड। आकस्मिक जो खर्चे होते हैं अचानक, है ना, कोई आइडिया नहीं है, अचानक खर्चा आ गया, है ना, है ना, तो अचानक खर्चे एडहोक में, लाइब्रेरी में आग लग गई, आग से। अब ये खर्चा तो जो है लाइब्रेरी वाले बैठे थोड़ी थे 10 साल पहले कि भैया आने वाले 10 साल बाद में आग लगेगी, नहीं ना। पुस्तकालय में पुस्तकों को दीमक लग गई, लाइब्रेरियन को पता ही नहीं, आता है जाता है बस आराम से मजे करके, पीछे से लाइब्रेरी में पुस्तकों को दीमक लग गई। और कोई अन्य खर्चा हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, लाइब्रेरी की भैया जितनी भी भैया जो इलेक्ट्रिक जो वायरिंग थी सारी जल गई, अचानक खर्चा है, मतलब ऐसा खर्चा जिसका कोई अनुमान नहीं था, ठीक है। हाँ 11,000 वाली लाइट आ गई भैया, जितने भी कंप्यूटर थे सारे जलवा के नए आएंगे सारे, तो आकस्मिक खर्चा आई। तो कुछ भी हो सकता है, अचानक जो खर्चा आ जाए, है ना, वो सारे एडहोक में जाएंगे। अभी क्या करा लाइब्रेरी बिल्डिंग, तो लाइब्रेरी बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर जो है ना आपकी आवर्ती में आएगा, पूंजीगत व्यय या गैर आवर्ती हम कह सकते हैं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, इन लाइब्रेरीज द फाइनेंशियल अलोकेशन टूवर्ड्स परचेज ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कैम अंडर द बजट। वही क्वेश्चन है, पुस्तकालय में क्या कर रहे हो साथियों, टूवर्ड्स परचेज ऑफ फर्नीचर है ना, इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो, तो ये किस में आएगा। अब भाई सीधी सी बात है, फर्नीचर टेबल कुर्सी परचेज कर रहे हो, कुछ इक्विपमेंट्स कर रहे हो, तो ये ऐसे खर्चे क्या होते हैं, कभी कभार ही होते हैं। और जो कभी कभार खर्चे होते हैं वो किस में आते हैं, नॉन रिक्यूरिंग में, आपके अनावर्ती फंड, गैर आवर्ती बजट हम जिसे कह सकते हैं, तो ये किस में आता है, नॉन रिक्यूरिंग फंड में आता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो जिन जिन साथियों को ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। पुस्तकालय में फर्नीचर उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय आवंटन बजट सीट्स के अंतर्गत इसमें आता है। अगला देखो, द स्टाफ फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज इन इंडिया हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय। भारत में विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालयों के लिए स्टाफ फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया। ये आ चुका है क्वेश्चन, है ना, 2-3 बार आ चुका है, और उसमें स्टाफ फॉर्मूला डॉक्टर एस आर रंगनाथन, स्टाफ फॉर्मूला डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो विश्वविद्यालयों के लिए और कॉलेजेस के लिए, तो एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए स्टाफ फॉर्मूला जो दिया गया है ना, जो स्टाफ फॉर्मूला दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, स्कूल्स के लिए दिया गया है क्या, नहीं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए दिया गया, पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए दिया गया है क्या, नहीं, इन दो चीजों के लिए दिया गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा दिया गया है, बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा ये स्टॉक फॉर्मूला दिया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है स्टॉक फॉर्मूला से भैया। आपके एससीआई फाइंडर क्यूरेटेड डेटाबेस ऑफ केमिकल एंड बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉन्च इन। साई फाइंडर रासायनिक और गणसूत्र संबंध जानकारी का एक संग्रहित डेटाबेस जिसे पहली बार कहां लॉन्च किया गया था। 71 क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होने वाला है। तो भैया पहली बार जो लॉन्च किया गया था वो 1995 में 1995 में इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन एफआरबीआर मॉडल। एफआरबीआर मॉडल पर कौन सा जो अपने आप में बेस नहीं है, हम बात करें साथियों, ठीक है। तो एफआरबीआर मॉडल जो है अपने आप में एक प्रकार से बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट है, एफआरबीआर जिसे हम कह सकते हैं। तो आपका लिपसोल भी है, आपकी वर्चुअल एलआईएस भी है, आईएलएस की हम बात करें, आपकी ये लिप्सिस है, ये बिप्सिस नहीं है, इसको कर लीजिए लिप्सिस, आप कर लीजिए। तो लिप्सिस की हम बात करें तो एफआरबीआर मॉडल जो है, सीधी सी बात करें तो यह है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रेड लाइट ग्रीन जो है इस मॉडल पर आधारित नहीं। तो आंसर तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एफआरबीआर मॉडल जो है 1998 में आता है, 1998 में आपको देखने के लिए मिलता है, बाई किसके द्वारा, इफ्ला के द्वारा मिलता है, ठीक है। 1998 में बाय इफ्ला के द्वारा इसको लाया जाता है। इफ्ला जो राष्ट्रीय स्तर पुस्तकालय संघों का संघ या संघों का महासंघ के रूप में जाना जाता है, ये वही इफ्ला है। क्लियर है या नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एफआरबीआर का पूरा नाम क्या, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है साथियों, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये एक प्रकार से बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट हम कह सकते हैं, कैटलॉगिंग के प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है, ये कैटलॉगिंग के सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। जो आरडीए आता है तो आरडीए के सिद्धांतों के रूप में इसी को अपनाया गया था, एफआरबीआर को अपनाया गया था, एफआरएसडी, एफआरएडी इनको अपनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें अगला आ गया भैया आरडीए, देखो याद करते आ गया क्वेश्चन अगला, रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन एक्सेस RDA is divided into how many sections, ठीक है। तो RDA में टोटल कुल कितने सेक्शंस हो जाते हैं। संसाधन विवरण एक्सेस RDA को कितने अनुभागों में विभाजित किया है, 9 भागों में, 10 भागों में, 11 भागों में या 12 भागों में किया। तो RDA में जो है कितने सेक्शंस होते हैं साथियों, टोटल जो है यहाँ पर 10 सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो RDA में टोटल जो सेक्शंस आपको मिलते हैं, टोटल सेक्शंस आपको मिलते हैं वो कितने दिए गए, यहाँ पर 10 सेक्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन
The rules of ACR second reflects the cannot ascertain ability. ACR2 के नियमों में से कौन सा नियम पता लगाने की क्षमता के सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है, लेवल्स ऑफ डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या GMT जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए इसमें। ठीक है, आंसर जो क्या होगा, अगर हम बात करें नियमों को पता लगाने की क्षमता की सिद्धांत को दर्शाता है, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं, मैन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का मुख्य स्रोत भी हम कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूटेड कैटलॉगिंग, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तारित कैटलॉगिंग से संबंध है? ठीक है, कैटलॉगिंग हम कह सकते हैं अपने आप में साथियों जिसे, तो कौन सा है भैया, है ना, Z39.85 हम बात करें, ISO 2709, NCAP Z39.50। क्या आंसर होने वाला है? देखो भाई, ISO 2709 ये भी बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन संबंध है, ये भी क्या है, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन संबंध है। ठीक है, और Z39.50 ये भी है, दोनों ही है। आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग कैटलॉगिंग, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिंग कैटलॉगिंग संबंध जो आपको देखने के लिए मिलता है, आपके Z39.50 आपको देखने के लिए मिल जाता है भैया। ठीक है, ओके, तो ये भी बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन है, ये भी क्या है, बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिंग कैटलॉगिंग में अपने आप में ये आपका आता है। बाकी ISO 2709 बेसिक सा आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नैन्सी बी ओशियंस कैटलॉगिंग इंटरनेट रिसोर्सेज ए मैनुअल एंड प्रैक्टिकल गाइड इज बेस्ड ऑन। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने क्या आंसर होने वाला है? ठीक है, नैन्सी बी ओशियन की कैटलॉगिंग इंटरनेट रिसोर्सेज ए मैनुअल एंड प्रैक्टिकल गाइड किस पर आधारित आपको देखने के लिए मिलती है ना? तो ये जो आधारित आपको देखने के लिए मिलती है ACR2 और मार्क पर आपको देखने को मिलती है। मार्क जो है वर्ष 1966 में आता है और ACR सेकंड साथियों आपके 1978 में आपको देखने को मिलता है। ACR सेकंड एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड, मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ACR 1 देखो, ACR जो है अपने आप इसका 1 आता है और इसके बाद में क्या आता है, ACR 2 आपको देखने को मिलता है। ACR 1 1967 में आता है और ACR 2 जो है 1978 में 1978 में आपको देखने के लिए। क्लियर है या नहीं? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस इज नॉट फाउंड इन, आपके थियोजर्स हम कह सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा सूचकांक थियोरी में नहीं पाया जाता है? हायरार्किकल इंडेक्स, परमुटेड इंडेक्स, ग्राफिकल इंडेक्स, ऑथर इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर क्या है, 77 आपके सामने आपको देखने के लिए मिलता है। क्या आंसर होने वाला है? तो परमुट हम थिसोरस में जो आपकी सूचकांक इंडेक्स में आपके नहीं पाया जाता है, ऑथर इंडेक्स में नहीं पाया जाता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। हु डेवलप्स क्लासोरस एक वोकैबुलरी कंट्रोल टूल, क्लासोरस एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण का विकास किसने किया है? डॉक्टर सारनाथन, PN कुला, AK मुखर्जी और जी भट्टाचार्य। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी लिखना। तो इसको क्लासोरस ए वोकैबुलरी कंट्रोल जो है गणेश भट्टाचार्य के द्वारा आपकी खोजा जाता है, इनके द्वारा पॉप्सी भी खोजा जाता है, हम बात करें। ठीक है, अगला देखो, इन UDC द साइन यूज्ड ऑफ द कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ लैंग्वेजेस, UDC भाषा के सामान्य साहित्य उपयोग किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? एम्परसेंड है, हाइपन है, इक्वल्स बराबर हो जाता है, आपकी कोमा अल्पविराम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। UDC जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, UDC का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि कब आती है दोस्तों, वर्ष 1905 में लाई जाती है। किस किस के द्वारा? एक तो हेनरी ला फाउंटेन हो जाता है इनके द्वारा, और दूसरा कौन है, पॉल आउटलेट। इन दो व्यक्तियों के द्वारा इसको लाया जाता है। क्लियर है, पॉल आउटलेट हो जाते हैं और एक हेनरी ला फाउंटेन आपको देखने को मिलता है। हेनरी ला फाउंटेन को नोबेल प्राइज भी, नोबेल अवार्ड भी दिया गया है। साथ ही हम बात करें, और नोबेल अवार्ड जो दिया गया है वर्ष 1913 में दिया गया है और ये डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में दिया गया है।
किस क्षेत्र में इनको दिया गया है? डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। क्लियर है या नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट दैट इज नॉट रिलेटेड टू द रिसोर्सेज एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। डबलिन कोर मेटाडाटा तत्वों की पहचान करें जो बौद्धिक संपदा के रूप में संसाधन से संबंध नहीं है। क्रिएटर निर्माता, पब्लिशर प्रकाशक, टाइटल शीर्षक, कंट्रीब्यूटर योगदानकर्ता हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने क्या आंसर होगा? देखो हम बात करें क्या है, बौद्धिक संपदा के रूप में संसाधन से संबंध नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? टाइटल शीर्षक नहीं है। सीधी सी मैं बात करूं साथियों, डबलिन कोर जो मेटा डेटा है, डबलिन कोर जो मेटा डेटा है, इसमें हम बात करें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 15 एलिमेंट्स होते हैं। 15 तत्व आपको देखने के लिए मिलते हैं। फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का बहुत बार पूछा जाता है, डबलिन कोर मेटा डेटा में कितने तत्व होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं? 15 एलिमेंट्स होते हैं। मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? डेटा अबाउट डेटा, जिसे हम कह सकते हैं डबलिन कोर मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में जो जानकारी देता है वो क्या होता है? डबलिन कोर मेटा डेटा होता है, जो कि बाई OCLC के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। क्लियर है नहीं? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय सॉफ्टलिंक। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लाइब्रेरी स्वचालन सॉफ्टवेयर सॉफ्टलिंक के द्वारा विकसित किया जाता है? देखो कोवा जो है आपकी कटिपो कम्युनिकेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। कोवा क्या है? कटिपो कम्युनिकेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, जो कि सन 2000 में इसको आपके लॉन्च किया जाता है। 1999 में इसको विकसित कर लिया गया और 2000 में क्या किया? इसको लॉन्च किया गया। ई ग्रंथालय जो है एक प्रकार से जो है गवर्नमेंट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। हम बात करें इसको केवल और केवल गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। LIS जो है, हम बात करें एलिस जिसे हम कहते हैं, ये सॉफ्ट लिंक के द्वारा तैयार किया जाता है। ये किसके द्वारा तैयार किया गया? सॉफ्ट लिंक के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो जिन जिनका सी आ रहा है उन सभी का सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। अगर क्लास पसंद आ रही है तो भैया क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक व शेयर करना है। यूं मानकर चलो जितने पेपर हो चुके हैं वो सारे के सारे आपको यूट्यूब पर मिलने वाले हैं, लिख कर ले लो आप। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको भी सहयोग करना है, क्लासेस को बहुत बेहतरीन तरीके से, इस वीडियोस को जैसे आ रहा है उसको लाइक व शेयर आपको जरूर करना है। ठीक है। बात की चित्रा सरिका एक है। व्हाट इज चित्रा सरिका? क्या है? एक एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टूल है, एक एन इमेज सॉफ्टवेयर है, एन ई बुक्स रीडर है, नन ऑफ द अबव। तो 82 आपके सामने है, तो इसमें आंसर क्या होगा साथियों? एक प्रकार से ऑप्टिकल जो हम कह सकते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टूल के रूप में जाना जाता है इसको, चित्रा सरिका को हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी के लिए बुक्स हो जाती है साथियों, PYQ बुक, यूनिट वाइज बुक है, बूस्टर बुक है साथियों, जो कि कंप्लीटली 8888 क्वेश्चन लेकर आए। 2.0 का मतलब इसका नया एडिशन आ चुका है, नए क्वेश्चन है मेरे हाथों के द्वारा तैयार किए गए, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए। प्रैक्टिस सेट हो जाती है साथियों। बात करें इसमें 35 मॉडल पेपर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए SLC क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ से जाकर आप अपनी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। यू मान के चलो लाइब्रेरी साइंस में जो आप बेहतरीन से बेहतरीन बुक्स है। ठीक है। ऐसे नहीं कि इसमें जो है जो एक प्रकार से हम बात करें क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं, कहीं से जो है कॉपी पेस्ट किए गए, कॉपी पेस्ट वाला फंडा ही नहीं है सारा का सारा। ठीक है। कौन सा आपकी हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्विचिंग सिस्टम? कौन सा प्लाइबिंग स्विचिंग सिस्टम नहीं है? पैकेट सर्कुलेट सिस्टम बात करें, राउटर मैसेज। तो स्विचिंग सिस्टम के रूप में कौन सा नहीं आता है? तो राउटर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच डिलीवरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, नया डिलीवरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है एक बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने भाई, ना, नया डिलीवरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर running remotely on a web service server which a user can access by using a web browser। बिल्कुल, SaaS सॉफ्टवेयर जो होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेब सर्वर पर रिमोटली चलता है, जिसे यूजर वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकता है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाइंग एन इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को लगातार पहचानने में मदद करता है। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर करता है DOI, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर करता है, वेब एड्रेस करता है, ईमेल आईडी करता है। मैंने नाम भी बोल दिया है, तो अब आराम से क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर हम जिसे कहते हैं, ये एक प्रकार से निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को लगातार पहचानने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस प्रोग्राम इज यूज्ड इन डी स्पेस। डी स्पेस जो आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है, निम्नलिखित में कौन सा डेटाबेस प्रोग्राम डी स्पेस में उपयोग किया जाता है। पोस्टग्री SQL, MS SQL, MySQL, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने, तो इसमें कौन सा यूज किया जाता है साथियों, पोस्टग्री SQL जो है प्रोग्राम है यहाँ पर इसमें यूज किया जाता है। द अदर नेम ऑफ हैश का दूसरा नाम क्या है, तो हैश का दूसरा नाम क्या है, सेस, LAS PASS वेब 2.0। तो इसका जो नाम है दूसरा नाम क्या है, LAAS है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। वन ड्राइव इज ऑपरेटेड, ठीक है, वन ड्राइव इज ऑपरेटेड बाय, एक ड्राइव किसके द्वारा जो है यहाँ पर आपकी ऑपरेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। तो वन ड्राइव जो ऑपरेट की जाती है, हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और गूगल ड्राइव जो ऑपरेट की जाती है वो गूगल के द्वारा ऑपरेट की जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल फॉर्मेट फॉर ई डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ई दस्तावेजों के लिए फाइल प्रारूप है। HTTP, IPTCP, HTML, FTP। आराम से जवाब दे सकते हो इसका, तो है ना, इसका तो क्या कर सकते हो, आराम से दे सकते हो। HTML जो है आपकी, जो हम बात करें, यही प्रकार से फॉर ई डॉक्यूमेंट्स के लिए है अपने आप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, डोस, यूनिक्स, लाइनक्स एंड विंडोज आर क्या है। एक प्रकार से क्या है, डोज है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, विंडोज क्या है, एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोल ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर की आत्मा। तो कंप्यूटर की आत्मा क्या है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को पूरा चलाती है। देन इसके बाद उसमें हम जो एप्लीकेशंस लेकर आते हैं, पूरा एप्लीकेशंस इंस्टॉल भी हम करते हैं। तो आंसर इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन साथियों को ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। हैप्टिक्स इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट यूजेज। हैप्टिक्स गैर मौखिक संचार का एक रूप है जो उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है साथियों, अगर मैं बात करूं फेशियल एक्सप्रेशंस का प्रयोग करता है। टच टू कम्युनिकेट, संवाद करने के लिए स्पर्श करता है। बिल्कुल साथियों, आपके हैप्टिक्स जो है आपकी टच टू कम्युनिकेट के रूप में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। आपके क्रोनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ, क्रोनोमिक्स स्टडी ऑफ किसका है भैया, इंटरपर्सनल स्टडी का है, टाइम इन कम्युनिकेशन का है, साइंस एंड सिंबल्स एंड कम्युनिकेशन का है, या फेशियल एक्सप्रेशन का है। हम बात करें क्रोनोमिक्स किसका अध्ययन होता है, चलो क्रोनोमिक्स किसका अध्ययन होता है साथियों, हम बात करें टाइम इन कम्युनिकेशन, संचार में समय के रूप में इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन साथियों को ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी साथियों का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है, और 93 क्या कह रहा है देखो, हु प्रपोज 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरी, संचार सिद्धांत की परंपराएं किसने प्रस्तावित की है। डेविड बैरलो के द्वारा साथियों की गई है, आपके रॉबर्ट टी क्रैक के द्वारा की गई, बिल्कुल रॉबर्ट टी क्रैक के द्वारा यहाँ पर की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, डायडेटिक कम्युनिकेशन हम बात करें तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन संचार एक प्रकार से है, इंट्रापर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशन से एक प्रकार से हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, या इंटरपर्सनल है या रिलेशनल है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या एक प्रकार से इंटरपर्सनल के रूप में जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मेन कॉजेस ऑफ प्लेरिज्म, साहित्यिक चोरी का मुख्य कारण क्या है। तो साहित्यिक चोरी का मुख्य कारण क्या है भैया, लेखन कौशल की कमी, सीधी सी बात। साहित्यिक चोरी क्या होता है, प्लेजिज्म क्या होता है, जैसे मेरा कंटेंट है, जो मेरी बुक्स है, जैसे PYQ बुक हो जाती है, बूस्टर बुक हो जाती है, उसको भैया कॉपी पेस्ट करना। अब कॉपी पेस्ट करें तो सीधी सी बात है, जो भी कॉपी पेस्ट कर रहा है तो मेहनत करना नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो लेखन कौशल की कमी होती है यहाँ पर, ठीक है। लेख ऑफ राइटिंग स्किल हम कह सकते हैं, उसे हम प्लेजिज्म कहते हैं, मतलब जो है कॉपी पेस्ट करना। रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज ऑफ द पास्ट डिकेड इज कैटेगराइज्ड, पिछले दशक
के डिजिटल पुस्तकालयों के विकास पर रिपोर्ट को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? रिव्यू रिपोर्ट, ठीक है, ट्रेंड रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है? 96 आपके सामने। क्या आंसर होगा साथियों? इसे हम रिसर्च रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग 1963-1969 कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ स्टडीज ऑन यूजर्स बिहेवियर्स के दौरान 1963 से 1969 के दौरान ने उपयोगकर्ताओं के व्यवहार पर कई अध्ययन किए हैं। तो किसने किए हैं अध्ययन? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 100 साथियों क्या 97 है, और इसमें हम बात करें मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के द्वारा 1963 से 1969 तक साथियों क्या किए? यूजर स्टडीज पर, उपयोगकर्ता शिक्षा पर हम बात करें साथियों, उपयोगकर्ता व्यवहार की हम चर्चा करें, बहुत सारे यहाँ पर आपके अध्ययन किए हैं। The word semiotics was introduced in the English language as a synonym for, अंग्रेजी भाषा में आपकी सेमेटिक्स शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के पर्याय के रूप में प्रयोग किया गया है, या किसने किया है, या किस रूप में इसका यूज किया जाता है? 98 आपके सामने है। हम बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ साइंस के रूप में हम कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एक्सपोजिशन ऑफ सब्जेक्ट गिविंग अकाउंट ऑफ द जनरल डायरेक्शन ऑफ रिसर्च इन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, किसी विषय का विवरण जिसमें उस विषय में अनुसंधान की सामान्य दिशा का विवरण दिया जाता है, वह अपने आप में कहलाता है। तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? ट्रेंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? ट्रेंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने के लिए, बिब्लियोमेट्रिक मैपिंग इज बेसिकली यूज्ड बेस्ड ऑन, तो बिब्लियोमेट्रिक जो है बेसिकली किस पे आपके किस पर आधारित होता है? हम कह सकते हैं साथियों पेपर्स पब्लिश इन साइंटिफिक जर्नल्स पर होता है, टेक्निकल रिपोर्ट्स पर होता है, बुक चैप्टर्स पर आधारित होता है, बुक रिव्यू पुस्तक समीक्षा पर आधारित आपको देखने के लिए मिलता है। तो यह पेपर पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल्स पर आधारित आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये साथियों आपके 100 क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप साथियों यहां तक कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट्स नहीं है। बहुत बेहतरीन दोस्तों मैंने आपका जो है इस पेपर को सोल्व करवाया, ऐसे कोई भी जल्दीबाजी इस पेपर में मैंने किसी प्रकार से नहीं की है, ठीक है। अगर आपको मजा आया तो साथियों क्लास को लाइक व शेयर आपको करके ही जाना है। डेली आपको पेपर मिलने वाला है यूट्यूब पर, जितने आज तक पेपर हो चुके हैं उन सारे के सारे पेपर का सोल्यूशन मैं लेकर आने वाला हूँ। केरला से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। धीरे धीरे जो आपके जितने पेपर हो चुके हैं वहाँ, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा देखो आप KVS NVS डेटा से सारे पेपर सोल्व कर चुके हो, अब कुछ यहाँ पर नए क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा इनको पहले इनको ले लो। KVS NVS सारे पेपर करवाऊंगा मानकर चलो आप, ठीक है। आने वाले समय में 3 बुक हो जाती है साथियों। PYQ बुक बहुत बेहतरीन बुक है, पेपर अभी हम कर रहे हैं, ये पेपर आपको सारे के सारे यूनिट वाइज मिलने वाले, ऐसे नहीं ये पूरा का पूरा घोलमेल मिलेगा। आप एक यूनिट करके अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। बूस्टर बुक जिसमें नए क्वेश्चन शामिल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, 8,888 क्वेश्चन है, और ये साथियों आपके प्रैक्टिस पेपर है, 35 मॉडल पेपर है, आपकी जो है तैयारी है उसको 4 चांद लगाने वाली है। ये 3 बुक आपके रामबाण साबित होने वाली है भैया, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया है। मिलेंगे साथियों एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।